वेलकम टू क्रिएटिव एकेडमी। मेरा नाम अश्विनी तोमर और आज हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री की जो सीरीज लेकर के आए हैं उसका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो से पहले पार्ट 1 जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, तो इस सीरीज को बिल्कुल मिस मत कीजिए। पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं बिलासपुर हिस्ट्री का। इससे पहले अगर आप देखें तो अभी हमने कंटिन्यू करना है राजा भीमचंद से। राजा भीमचंद से पहले जो इंपॉर्टेंट राजा थे वो राजा दीपचंद थे, जिन्होंने बिलासपुर टाउन की स्थापना की थी 1654 में, जो कि हमने याद रखा था 1954 से। ठीक है, हमने याद रखा था उसको कि 1954 में बिलासपुर जिला जो है वो 5th डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ था हिमाचल में। तो बस इसी को ही हमने क्या किया था कि 9 को 6 कर दिया था, उल्टा कर दिया था हमने। तो 1654 में हमने बिलासपुर टाउन की जो है वो स्थापना की थी राजा दीपचंद ने, राइट। तो हमने इससे पहले ये देखा था कि राजा दीपचंद को जो है कांगड़ा के राजा ने मार दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट राजा आते हैं वो राजा भीमचंद आते हैं। भीमचंद की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइनर हुआ करते थे जब उनके फादर दीपचंद की डेथ होती है। मानक चंद जो कि दीपचंद के भाई थे, यानी कि भीमचंद के चाचा जी, ठीक है, वो उनको एज अ वजीर अपॉइंट कर दिया जाता है। बट ये ही प्रूव्ड टू बी टायरेनिकल। बोला जाता है कि भाई वो काफी ज्यादा अत्याचार करते हैं लोगों के ऊपर। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उनको जो है फाइनली क्वीन मदर जो कि जलाल देवी थी, उन्होंने उनको डिसमिस कर दिया। क्वीन मदर कौन है? भीमचंद के मदर, या फिर इनके जो फादर दीपचंद थे उनकी वाइफ, ठीक है। तो उनका नाम था जलाल देवी। तो उन्होंने उनको वहां से हटा दिया, चूंकि हमें पता है कि जब दीपचंद की डेथ होती है तब उनका बेटा भीमचंद वो माइनर होते हैं और उस टाइम पे वो गद्दी नहीं संभाल रहे होते हैं। तो इनके मदर यानी कि जलाल देवी वो उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे थे और उन्होंने सबसे पहले अपॉइंट किया था दीपचंद के ब्रदर मानक चंद को एज अ वजीर। मगर एज अ वजीर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उन्होंने लोगों के ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से उनको क्वीन जलाल देवी के द्वारा निकाल दिया जाता है। अब क्या होता है, यहां पर क्वीन जलाल देवी की इसमें हेल्प की जाती है सिद्ध सेन ऑफ मंडी के द्वारा, ठीक है। मंडी के राजा सिद्ध सेन ने उनकी हेल्प की थी। मानक चंद अब क्या करते हैं, गुस्से में थे तो उन्होंने कांगड़ा के राजा की हेल्प मांगी और बिलासपुर पे हमला कर दिया। मगर इन दोनों की कंबाइंड फोर्सेस को जो है यहां से भीमचंद और सिद्ध सेन ऑफ मंडी, इन दोनों ने मिलकर के इनको हरा दिया। और ये जो बैटल हुई थी जबोथ में हुई थी, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि भीमचंद ने इसके अलावा बहुत सारी और फाइट्स लड़ी हैं, जो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट उनकी जो फाइट रही है वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ रही है। जैसे कि आपको पता है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, उनके साथ उनकी काफी सारी फाइट्स हुई हैं 1682 में, 1685 में, 1686 में, 1700 में। और ये सारी फाइट्स में जो है ये लगभग 20 साल तक ये लड़ते रहे गुरु गोविंद सिंह से और उन्होंने एक भी बार गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं हराया, यानी कि हर बार वो हार गए। गुरु गोविंद सिंह जी हम देखते हैं कि 82 में जब ये बैटल स्टार्ट होती है उनके साथ, उस टाइम पे वो कहलूर विजिट करते हैं, तब वहां से ये स्टार्ट होता है। एक्चुअली में क्या हुआ था, इनके पीछे की जो स्टोरी है गुरु गोविंद सिंह और जो बिलासपुर के राजा भीमचंद है उनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बीच की एक कहानी है। ये युद्ध स्टार्ट होता है 1682 से लेकर के, फिर फर्दर 20 साल तक इनके बीच में युद्ध चलते रहते हैं और फाइनली दोनों के बीच में समझौता 1701 में हो जाता है। युद्ध की शुरुआत होती है जब 1682 में गुरु गोविंद सिंह जी कहलूर आते हैं और उस दौरान जो कहलूर के राजा थे, राजा भीमचंद, वो उनसे डिमांड करते हैं उनके व्हाइट एलिफेंट की, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी को राजा रतन राय ने गिफ्ट दिया था। अब वो क्यों डिमांड कर रहे थे व्हाइट एलिफेंट की? क्योंकि भीमचंद के जो बेटा था उनकी शादी होने वाली थी, तो वो चाहते थे कि वो उनका बेटा जो है वो शादी में या बारात में जब भी जाए तो वो उस व्हाइट एलिफेंट में बैठ के जाए। मगर उसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने मना कर दिया, जिस वजह से इन दोनों के बीच में जो दरार, इनके जो दोनों रिश्तों में वो दरार आनी शुरू हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद इन दोनों के बीच में, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी और राजा भीमचंद के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और ये लड़ाई 20 साल तक चलती रहती है। शुरू में गुरु जी और राजा भीमचंद काफी अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई राजा रतन राय ने उनको जो है व्हाइट एलिफेंट गिफ्ट किया था और इस वजह से ये लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब जो भीमचंद थे उनके बेटे का नाम था अजमेर चंद और वो चाहते थे कि वो इस एलिफेंट को राइड करे और
अपनी मैरिज जो है, जब भी उनकी शादी थी जो कि होने जा रही थी गढ़वाल के राजा फतेह शाह की बेटी के साथ, ठीक है, तो उनसे वो शादी होने जा रही थी, मगर गुरुजी ने उस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया और मानने से इनकार कर दिया। राजा भीमचंद काफी गुस्सा हो जाते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी को उनकी टेरिटरी यानी कि जहां पर वो रह रहे थे मखवाल आनंदपुर साहिब, वहां से उनको निकाल देते हैं, यानी कि वहां से उनको भगा देते हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि एक्चुअल में जो मखवाल था या आनंदपुर साहिब था वो बिलासपुर की टेरिटरी में आता था, इसी वजह से उनको वहां से हटा दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब वहां से चले जाते हैं तो सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश वो उनको इनवाइट करते हैं और बोलते हैं कि आपकी रहने की सारी अरेंजमेंट जो है मैं सिरमौर में कर दूंगा। और जब देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी अपनी मदर माता गुजरी से परमिशन लेकर के वो नाहन माइग्रेट हो जाते हैं, जहां पर सिरमौर का हम देखते हैं कि कैपिटल हुआ करती थी। और उसके बाद उनको पोंटा साहिब में एक जगह दे दी जाती है जहां पर वो रहते हैं फिर, और इस प्लेस को फोर्टिफाई किया जाता है 1685 में। तो हम देखते हैं कि जो गुरु जी है वो 1683 से लेकर के 1688 तक ये वहां पर रहते हैं, लगभग 5 से 6 साल जो है वो पोंटा साहिब में रहते हैं, जिस वजह से पोंटा साहब का जो नाम है वो पांव टिका पड़ जाता है। बोला जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी का वहां पांव टिक गया था, मतलब वो काफी टाइम तक वहां पर रुके थे, इसलिए पांव टिका नाम पड़ता है। और पांव टिका से ओवर द टाइम पीरियड जो है ये नाम पांवटा पड़ जाता है, पांवटा साहिब आज बोला जाता है, जो कि सिरमौर में है। इसके बाद हम देखते हैं राजा भीमचंद की कंटिन्यू स्टोरी देखते हैं। अब क्या होता है कि मैरिज पार्टी जो हो रही थी, जो राजा भीमचंद की बेटी की थी, अजमेर चंद की, फतेह शाह ऑफ गढ़वाल की बेटी के साथ, तो क्या होता है, ये जब वो वापस आ रहे थे उस मैरिज पार्टी से, यानी कि बारात जब वापस आ रही थी गढ़वाल से, जो कि आपको पता है कि गढ़वाल के बिल्कुल साथ में सिरमौर लगता है, तो सिरमौर से होते हुए वो आपकी पूरी बारात आ रही थी पोंटा साहिब से होते हुए। और पोंटा साहिब में उस दौरान गुरु गोविंद सिंह जी का मतलब फोर्टिफिकेशन थी उस टाइम पे, वो वहां रुके हुए थे। वहीं पर ही एक जगह है विलेज बंगानी, पोंटा साहिब के पास ही है एक जगह विलेज बंगानी। तो वहां से जब बारात गुजर रही होती है तो फिर गुरु जी उस पर हमला कर देते हैं। इसके पीछे एक स्टोरी ये थी कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो कुछ सोल्जर्स थे इससे पहले, उनके ऊपर बिलासपुर की फोर्सेस के द्वारा हमला किया गया था, और उसी का बदला लेने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने बिलासपुर के राजा की इन बारात पे जो है वो हमला कर दिया था। तो हम देखते हैं कि इसमें फिर इस बैटल में राजा ऑफ हिंदूर यानी कि हरिचंद, उनकी डेथ हो जाती है, और जसवाल एंड जसरोट वर किल्ड, और इसमें जो है इनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हुआ था वो हिंदूर के राजा हरिचंद, इनकी डेथ हो जाती है। औरंगजेब ने अपने कमांडर अलीफ खान को भेजा ताकि वो, अच्छा एक अपनी नई स्टोरी है ये, ठीक है। उस दौरान ये ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया था कि जो कांगड़ा के राजा थे और बाकी के राजा थे हिल स्टेट्स के, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अलीफ खान को भेजा था। अब क्या होता है कि कांगड़ा के राजा मना कर देते कि हम आपको कोई रेवेन्यू नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये रेवेन्यू जो है राजा बिलासपुर को पे कर दिया है। जैसा मैंने आपको बताया था इससे पहले कि दीपचंद के टाइम पे राजा बिलासपुर को उनका जो टाइटल था राजा राजगण का, यानी कि हेड ऑफ या लॉर्ड ऑफ 34 प्रिंस स्टेट्स, तो वो टाइटल जो है वापस रिवाइज कर दिया था, यानी कि उनको वापस दे दिया था, राइट। तो उसके बाद जितने भी हिल स्टेट्स के प्रिंसेस किंग्स थे वो सारा ट्रिब्यूट जो है वो बिलासपुर को देते थे। अब उन्होंने मना कर दिया कि मैंने ऑलरेडी जो है वो बिलासपुर को दे दिया है, क्योंकि वो उनके सोवरेनिटी के अंडर वो ही अपना किंगडम को रन कर रहे थे। तो उन्होंने, जैसा हम देखते हैं कि दीपचंद के टाइम से वो उनको ट्रिब्यूट पे कर रहे थे, तो अलीफ खान ने फिर चैलेंज किया राजा बिलासपुर को कि जितना भी तुमने पैसा कलेक्ट किया वो सारा तुम मुगल्स को दे दो, यानी कि हमें दे दो, अदरवाइज तुम्हारा कहलूर जो प्रिंसेस स्टेट है उसको ले लिया जाएगा। तो क्या होता है कि राजा भीमचंद जो है इस टाइम पे गुरु गोविंद सिंह जी की हेल्प मांगते हैं, ठीक है, और ताकि वो अलीफ खान के अटैक से वो बच सके। और फाइनली दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ पर अब एक तरफ मुगल्स हैं लेड बाय अलीफ खान, और दूसरी तरफ राजा भीमचंद है सपोर्टेड बाय गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। तो दोनों के बीच में बैटल होती है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ नादौन 1691, जिसमें अलीफ खान को जो है वो हरा दिया जाता है पूरी तरह से। भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जिसमें मुगल आर्मी को पूरी तरह से हरा देते हैं नादौन में। अच्छा, इसके पीछे की दो डेट्स बोली जाती है, एक 1687 और एक 1691। तो जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए लिखा है कि कुछ बुक्स में 87 लिखी गई है, कुछ बुक्स में 91 भी लिखी गई है। तो आपने 91 को ज्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि हम यहाँ पर जो एक्चुअल सोर्स है वो हम जगमोहन बलोखड़ा जी को की सोर्स को हम लेंगे, ठीक है। तो उसमें 1691 जो है वो लिखी गई है, राइट। और जीत के बाद गुरु गोविंद सिंह जी जो है
बिलासपुर आते हैं और वो यहाँ रहते हैं 8 दिन तक, और अब उसके बाद फिर लोकल टेम्पल्स में भी वो विजिट करते हैं, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि जो क्लोजिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ है उसके उन्होंने जो भीमचंद है वो एज अ फकीर की तरह जीते हैं, और अपना जो थ्रोन है वो अपने बेटे अजमेर चंद को दे देते हैं। याद होगा आपको, जिनकी शादी हुई थी, जिसकी बारात में जो आपका बंगाली की बैटल जो है वो हुई थी। एंड 1712 में भीमचंद की डेथ हो जाती है। 1685 में भीमचंद को सपोर्ट किया जाता है राजा ऑफ गुलेर, कांगड़ा और बाकी हिल स्टेट्स के द्वारा। ये वो बैटल है जब उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ बैटल लड़ी थी भीमचंद ने, तब उस टाइम की बात की जा रही है। 1700 में भी एक बैटल, लास्ट बैटल होती है गुरु गोविंद सिंह जी और बिलासपुर के राजा भीमचंद के बीच में, जिसमें कांगड़ा के राजा आलमचंद ने सपोर्ट किया था भीमचंद को। एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1701 में फाइनली दोनों के बीच में पीस ट्रीटी साइन हो जाती है। ही बिल्ड मुरारी देवी टेम्पल एट प्रेजेंट मंडी। तो अब मुरारी देवी टेम्पल जो है वो इन्होंने बनाया था, जो कि आज की डेट में मंडी में लोकेटेड है। और नरसिंह टेम्पल उन्होंने बनाया, जिसकी जो मूर्ति है उन्होंने कुल्लू से लाई थी बाय हिज स्टेप मदर रानी कुमकुम देवी के द्वारा, ठीक है। बंसवारा ने कुछ कपलेट्स लिखी हैं अबाउट हिज डोमिनेशन ओवर द हिल स्टेट्स। तो हम देखते हैं कि भाई किस तरह से बिलासपुर ने जो है पूरी तरह से डोमिनेट किया था हिल स्टेट्स को, तो उसके बारे में जो है वो बंसवारा ने भी मेंशन किया है, ठीक है। पूछ सकते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद विचित्र नाटक, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विचित्र नाटक जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी है। तो ये भी ध्यान रखना आपने कि वन ऑफ द मेजर सोर्सेज है जहां से हमें इंफॉर्मेशन पता लगती है, बैटल ऑफ नादौन के बारे में पता लगता है। तो उसमें जो डेट है वो मेंशन है 20 मार्च 1691 में, कि जब वो बैटल ऑफ नादौन होती है, जिसमें मुगल फोर्सेज लेड बाय अलीफ खान को हरा दिया जाता है, विच इज कंसिडर्ड टू बी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। ये एलाइड में क्वेश्चन आ चुका है कि विचित्र नाटक जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसमें अपने जो डिफरेंसेस थे राजा भीमचंद के साथ, उसको भी मेंशन किया है इन्होंने, राइट। चलो थोड़ा सा गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में देख लेते हैं यहां पर कि क्योंकि अभी हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इनके बारे में जानना भी जरूरी है। इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था और इन्होंने आनंदपुर साहिब ही आए थे 1672 में, और अपनी एजुकेशन जो उन्होंने यहीं पर ही ली, और साथ में इनका बचपन भी जो है वो आनंदपुर साहिब में ही बीतता है। आनंदपुर साहिब याद होगा आपको, जो इसका ओल्ड नेम था उसका नाम था मखोवाल, तो उसी को ही आनंदपुर साहिब बोला गया है। गुरु तेग बहादुर जो कि इनके फादर थे, उनकी डेथ होती है 1675 में चांदनी चौक दिल्ली में, और ही बिकेम गुरु इन 1676। बोला जाता है कि भाई यही विचित्र नाटक की भी इन्होंने ही लिखी है। बैटल ऑफ नादौन जो इनके टाइम पे हुआ है, सब कुछ उसमें मेंशन्ड है। ही शिफ्टेड बेस टू पांटा साहिब, सिरमौर में ही जाते हैं 1685 में, वहां फोर्टिफिकेशन होती है, और साथ में आपका ही बिकेम गेस्ट ऑफ राजा मेदिनी प्रकाश ओवर देयर। राजा गेव गुरुजी अ स्पेस एट पांटा साहिब, उनको जगह दी रहने के लिए, और उसके बाद वो श्री आनंदपुर साहिब वापस आ जाते हैं 1688 में। कंटेंशन बिटवीन भीमचंद एंड गुरु गोविंद सिंह जी ये शुरू हो जाता है। किसके बीच में होता है, क्यों होता है, रीजन इसके पीछे हमने पढ़ लिया है। व्हाइट एलिफेंट, जिसका नाम था प्रसादी व्हाइट एलिफेंट का नाम था। रंजीत नगर यूज्ड बाय सोल्जर्स ऑफ गुरुजी। तो अभी हम देखते हैं कि रंजीत नगर एक जगह है वहां पर, तो वहां पर गुरुजी के जो सोल्जर्स थे वहां पर वो रहते थे, ठीक है। ऑब्जेक्शन ऑफ गुरुजी फॉर पैसेज ऑफ कहलूर बरात कंटिजेंट थ्रू पांटा साहिब, ये हमने देखा था कि सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। बैटल ऑफ भंगानी जो हुई थी वो इसी वजह से हुई थी, क्योंकि बारात को उन्होंने रोका था। 1681 में गुरु गोविंद सिंह जी, सॉरी यहाँ 81 नहीं आएगा, माय मिस्टेक, यहाँ पर जो है वो 1686 आएगा, माय मिस्टेक, दिस इज 1686, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने भीमचंद जो कहलूर के राजा थे उनको हराया था, और उनके रिलेटिव साथ में राजा फतेह शाह, जिनके बेटे से जिनकी बेटी से भीमचंद के बेटे की शादी हो रही थी। और श्रीनगर गढ़वाल जो कि उनकी कैपिटल थी, श्रीनगर, ये कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, ये गढ़वाल में एक जगह है श्रीनगर, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि गढ़वाल प्रिंसेस स्टेट की कैपिटल हुआ करती थी। बैटल ऑफ बंगानी, वहां पर फिर हम देखते हैं बैटल ऑफ बंगानी में ये हरा देते हैं इनको। दो एक्यूरेसी ऑफ दिस ईयर इज अगेन कंट्रोवर्शियल, अगेन हमने ये इसमें देख लेता कि 1687 या 1691 गुरु गोविंद सिंह जी, इसमें 1691 को आपने जो है करेक्ट डेट माननी है। उन्होंने मुगल्स को हराया था बैटल ऑफ नादौन में, जिसमें राजा भीमचंद ने उनकी सहायता की थी या फिर हेल्प की थी। 1691 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेट, खालसा पंथ की स्थापना जो इसमें की जाती है। 1700 में राजा भीमचंद और जो कहलूर के राजा थे, राजा आलमचंद ऑफ कांगड़ा ज्वाइंटली अटैक करते हैं सिखों के ऊपर, बट वो हार जाते हैं, जो कि हमने भी पीछे देखा भी था, जिसमें गुरुजी जीत जाते हैं लास्ट बैटल जो होती है इनके और बिलासपुर के राजा के बीच में। 1704 में आनंदपुर साहिब को इवैक्यूएट कर दिया जाता है और बैटल ऑफ मुक्तसर होती है 1705 में।
इसके बाद 1707 में ये औरंगजेब से मिलने जाते हैं, बट औरंगजेब की उसी के बीच में ही डेथ हो जाती है। और उसके बाद फिर ये बहादुर शाह से भी मिलते हैं आगरा में, और उसके बाद फिर दक्कन इनके साउथ में चले जाते हैं, महाराष्ट्र में चले जाते हैं। 1708 बंदा बहादुर माधोदास जो सिख आर्मी के कमांडर भी थे, ठीक है, वो बन जाते हैं। और एंड ही मैरिड द डॉटर ऑफ चंबा राजा, उनकी बेटी से शादी करते हैं। उन्होंने बिलासपुर को भी हराया और कुल्लू को और मंडी को, दोनों को जो है अपने ट्रिब्यूटरी बना दी थी, मतलब उनको सरेंडर करवा दिया था। अक्टूबर 1708 ज्योति जोत बोलते हैं जब गुरुजी अपनी बॉडी को लीव करते हैं, यानी कि गुरुजी की जब डेथ हो जाती है, ठीक है। इट वाज द डेट 1708। नेक्स्ट मूव करते हैं राजा अजमेर चंद। राजा अजमेर चंद, जैसा कि हमने देखा कि राजा भीमचंद के बेटे अजमेर चंद होते हैं, क्योंकि राजा भीमचंद उसके बाद अपनी लाइफ जो है एज अ फकीर जीते हैं, ठीक है। अजमेर चंद 1712 से लेकर के 41 तक के राजा बनते हैं। इन्होंने गढ़वाल में जो है वो शादी की थी, जैसा कि हमने जो पीछे स्टोरी में देख लिया है जिस वजह से भंगाने की बैटल होती है। उन्होंने सिरमौर में भी शादी की, एंड शकुराइन एंड हैड 7 सन्स, और उनके 7 बेटे होते थे। इन्होंने एक फोर्ट बिल्ड किया था हिंदूर के बॉर्डर पे, जिसको अजमेरगढ़ फोर्ट बोला जाता है। और ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ध्यान रखना, और आपको ये कहीं और किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन है, ये हमीरपुर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच अमंग द फॉलोइंग किंग वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सो दैट वॉज राजा अजमेर चंद। तो आपने याद रखना है। ही डाइड इन पिलग्रिमेज एट काशी, और ये भी याद रखना आपने कि काशी में किसकी डेथ होती है, किस राजा की डेथ वहां पर होती है, सो अजमेर चंद है। इसके बाद देवीचंद आते हैं। देवीचंद 1741 से 1778। देवीचंद नाम में ही देवी नाम है, तो ये एक्चुअल में देव मानुष थे। अभी हम इनके बारे में देखते हैं कि ऐसा क्या काम ऐसा किया था उन्होंने, जिस वजह से मैं इनके बारे में ये धारणा बता रहा हूं आपको। अब क्या होता है, उन्हीं के टाइम पे जो उनका नेबरिंग स्टेट था यानी कि नालागढ़, वहां पर रिवोल्ट हो जाता है, जिसमें वहां के राजा मानचंद की और उनके बेटे की डेथ हो जाती है एक रिवोल्ट में। जैसा कि हमें पता है कि नालागढ़ एक ऐसा प्रिंसेस स्टेट है जिसकी फाउंडेशन जो है वो बिलासपुर के राजाओं ने ही की है। यानी कि अगर हम देखें बिलासपुर के राजा अजीत चंद, उन्होंने ही नालागढ़ को फाउंड किया है। और उन्होंने क्या किया था, अपने जो नालागढ़ प्रिंसेस स्टेट है वो किसको दे दिया था, अपने सबसे छोटे भाई सुचेत चंद को दे दिया था, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मतलब बेसिकली दोनों जगह पे बिलासपुर और नालागढ़ में एक ही फैमिली रूल कर रही है, मगर अब अलग अलग राजा है और उनके बीच में डिफरेंसेस भी काफी सारे हैं। अब यहाँ क्या होता है कि नालागढ़ में एक रिवोल्ट हो जाता है, जिस वजह से राजा और उनका बेटा, उनकी डेथ हो जाती है। बट आफ्टर द डेथ ऑफ राजा मानचंद ऑफ हिंदूर, पीपल अप्रोच देवीचंद। अब लोग जो है देवीचंद के पास चले जाते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वही उस स्टेट को टेक ओवर कर ले, क्योंकि उनके पूर्वज ही पहले इस स्टेट को चलाते थे। देवीचंद सेड दिस दैट कि उनका यंगर ब्रदर शक्तिचंद, क्योंकि देवीचंद जो है उनके पास बिलासपुर बहुत बड़ा स्टेट था रन करने के लिए, तो उन्होंने अप्रोच किया उनके छोटे भाई शक्तिचंद को कि आप जो है वो इसको जो है क्या बोलते रन करो कि राजा बन जाओ, राजा ऑफ हिंदूर। मगर शक्तिचंद भी, ये तो इनसे भी बड़े देव मानुष थे हम कह सकते हैं, ठीक है, शक्तिचंद, उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने बोला कि भाई वो अपने भाई के इक्वल में कभी नहीं हो सकते स्टेटस में। उनका भाई अगर राजा है तो वो राजा के इक्वली कहीं और का राजा नहीं बन सकते हैं, तो उन्होंने ये ऑफर भी ठुकरा दिया। तो देखो आज के डेट में अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ तो भाई जो है भाई की जान के पीछे पड़ा होता है कि भाई मार दो इनको ताकि गद्दी मिल सके। यहाँ तो भाई खुद से ऑफर कर रहा है कि भाई तुझे राजा बनाया जा रहा है। बट ये एक यूनिक स्टोरी है जहां पर हम देखते हैं कि राजा खुद देवीचंद और उनके भाई शक्तिचंद वो दोनों ही डिक्लाइन कर देते हैं जो हिंदूर का राजा बनने का एक अपॉर्चुनिटी आई थी वो। नेक्स्ट, देवीचंद देन प्लेस्ड हिज मिनिस्टर गजेश सिंह ऑफ तलवार। तो ध्यान रखना आपने, गजेश सिंह को फाइनली फिर जो है वो जो तलवार से बिलोंग करता था उसको जो है हिंदूर का थ्रोन दे दिया जाता है। हेंसफोर्थ राजा ऑफ हिंदूर स्टार्टेड सफिक्सिंग सिंह इंस्टेड ऑफ चंद विद देयर नेम्स। तो हम देखते हैं कि फिर हिंदूर के राजा उसके बाद फिर जो है वो सिंह सफिक्स यूज करने लगे। इससे पहले चंद सफिक्स यूज किया जाता था क्योंकि ये चंदेरी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे पहले, राइट। अब जो है वो गजेश सिंह जो है सफिक्स अब यूज होने लग गया। राजा देवीचंद ग्रेट पेट्रॉन थे आर्ट एंड कल्चर के, तो उनके टाइम पे हम देखते हैं कि काफी फ्लरिश करता है और बिलासपुर में जो है अब आर्ट एंड कल्चर जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। प्रॉस्परस एंड इवन पीपल फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट सेटल्ड हियर। तो काफी अच्छा इन्होंने मतलब अपने प्रिंसेस स्टेट को बना के रखा हुआ था। अभय चंद ऑफ जसवान आप जानते हैं, ऊना को हम बोलते हैं, ऊना का जो प्रिंसेस स्टेट है उसको जसवान बोला जाता है। उन्होंने कांगड़ा पे हमला कर दिया और देवीचंद ने फिर जो कांगड़ा के राजा थे घमंड चंद, उस टाइम पे घमंड चंद आपको पता होगा ये संसार चंद के ग्रैंडफादर थे, ठीक है। तो
देवी चंद ने घमंड चंद का साथ दिया इस टाइम पे 1751 में, और ये भी देखो हमीरपुर बोर्ड में आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ नादिर शाह, ये नादिर शाह के कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। एंड अदीना बेग खान वॉज द नवाब ऑफ जलंधर एट दैट टाइम। यहाँ हम बात कर रहे हैं देवी चंद की और साथ में घमंड चंद ऑफ कांगड़ा की भी। तो आपको ध्यान रखना है कि देवी चंद के कंटेम्प्रेरी कौन थे, कांगड़ा में घमंड चंद हुआ करते थे, और उस टाइम पे ही जो दिल्ली में कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे वो कौन थे, नादिर शाह और साथ में अदीना बेग खान। ये चीजें आपने ध्यान रखना है। और अदीना बेग खान तो बल्कि जलंधर द्वाब या हम कह सकते हैं जलंधर एरिया का गवर्नर भी हुआ करता था। उन्होंने फोर्ट बनाया भमाई कोट फोर्ट एंड गेव रामगढ़ फोर्ट टू विजय चंद ऑफ हिंदूर। तो फाइनली हम देखते हैं कि ये ऐसे करते हैं, रामगढ़ फोर्ट जो है हिंदूर को दे देते हैं और भमाई कोट फोर्ट ही खुद बनाते हैं। इन्होंने टैंक भी बनाया, एक फोर्ट भी बनाया महल मोरिया में कांगड़ा में। राजा देवीचंद शिफ्टेड हिज रेजिडेंस फ्रॉम धौलरा पैलेस। जैसा कि आपको पता होगा कि दीपचंद वाज द पर्सन जिन्होंने कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर दी थी सुनहानी से धौलरा जगह पे, जहाँ जिसका नाम बाद में देखते हैं कि बिलासपुर पड़ जाता है, यानी कि पहले ब्यासपुर नाम होता है, फिर बाद में वो टाइम पीरियड बिलासपुर नाम पड़ जाता है। तो वहां पर एक उन्होंने पैलेस बनाया था धौलरा पैलेस, ठीक है, धौलरा पैलेस। तो वहां से ये शिफ्ट करके एक नया पैलेस बनाते हैं संधू मैदान में, और वहां संधू मैदान में इसको शिफ्ट कर देते हैं 1770 से लेकर 71 तक। बट देखो उन्होंने एक नया पैलेस बनाया, और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि धौलरा पैलेस वाज गिवन टू मियां अभय राम द ग्रैंडसन ऑफ राजा कल्याण चंद, ठीक है। तो कल्याण चंद के ग्रैंडसन अभय राम को जो दे दिया जाता है धौलरा पैलेस। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं राजा महानचंद। काफी इंपॉर्टेंट है राजा महानचंद। जब भी हम सुनते हैं तो हम एक ही चीज याद आती है कि भाई ही वॉज द पर्सन हु लेड द हिल स्टेट्स टू इनवाइट गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा इनटू हिमाचल। क्यों बुलाते हैं हिमाचल में अमर सिंह थापा को? क्योंकि ये परेशान हो चुके थे संसार चंद के अटैक्स से, राइट। अब इनके बारे में हम देखते हैं क्या क्या होता है, राजा महानचंद कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 1783 में सिखों ने जयसिंह कन्हैया के अंडर संसार चंद, देखो जयसिंह कन्हैया, अब ये स्टोरी ध्यान से समझना आपने क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चों को काफी दिक्कतें आती है, तो इस स्टोरी को बड़े अच्छे से समझना। क्या होता है इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। देखो क्या था कि कांगड़ा में बहुत सारे बाहर से इन्वेडर्स आए, उन्होंने हमला किया, उसको कैप्चर करने की कोशिश की। फिर हम अल्टीमेटली देखते हैं कि जो जहांगीर थे उन्होंने कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर लिया 1620 में, और उसके बाद से 1620 के बाद से कांगड़ा फोर्ट जो है वो मुगल गवर्नर्स के पास रहता है, जिसमें कि सबसे पहले मुगल गवर्नर होते हैं नवाब अली खान, और हम देखते हैं कि लास्ट मुगल गवर्नर जो कांगड़ा फोर्ट के थे वो थे नवाब सैफ अली खान। तो अभी हम बात करें 1783 की। इस टाइम पे मुगल गवर्नर जो थे वो कौन थे? कांगड़ा फोर्ट के, या कांगड़ा फोर्ट को जिनको कंट्रोल करने के लिए कह सकते हैं कांगड़ा फोर्ट के जो किलेदार थे वो कौन थे? नवाब सैफ अली खान। तो जिसको याद रखने के लिए सिंपल सा है, पहले नवाब अली खान है तो लास्ट नवाब सैफ अली खान है, ठीक है। सैफ अली खान आज की डेट में जो हीरो है हम उससे लिंक कर सकते हैं लेटेस्ट नवाब या लास्ट नवाब जो थे नवाब सैफ अली खान। तो उस टाइम पे 1783 में ये फोर्ट उनके कब्जे में था। अब संसार चंद उस फोर्ट को कैप्चर करना चाहता था, क्योंकि इससे पहले उनके जो दादाजी थे घमंड चंद, उन्होंने पूरा कांगड़ा एम्पायर तो एनेक्स कर लिया था, बट जो फोर्ट था वो आज भी मुगल के पास ही था। अब संसार चंद उस फोर्ट को वापस लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो सिख थे उनके साथ अलायंस करना स्टार्ट कर दिया था। अब सिखों की एक स्टोरी है बैकग्राउंड में, क्या है कि 1770 में सबसे पहले जो, इससे पहले हम देखते हैं कि सिख एम्पायर जो वो मिसलों में डिवाइड हो गया था, एंड मिसलों में सबसे पहला जो पावरफुल मिसल था वो था रामगढ़िया मिसल, जिसके सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया वो 1770 में हिमाचल में हमला करते हैं, और हिमाचल के जितने भी राजा थे उनको वो अपने अधीन कर लेते हैं। बट उसके 5 साल के बाद एक नया सरदार उभर के आता है कन्हैया मिसल से, जिनका नाम होता है जयसिंह कन्हैया। जयसिंह कन्हैया क्या करते हैं कि वो हमला करते हैं हिमाचल में, और जस्सा सिंह रामगढ़िया को वो हरा देते हैं। तो उसके बाद जितना भी हिमाचल में जो कंट्रोल था हिल्स किंग्स के ऊपर वो जयसिंह कन्हैया के पास शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अब हिमाचल का जो कंट्रोल था वो सिख के एक मिसल सरदार, कन्हैया मिसल के सरदार जयसिंह कन्हैया के पास होता है, और साथ में कांगड़ा एक अपने आप पे जो बहुत बड़ी प्रिंस स्टेट है उसका कंट्रोल संसार चंद के पास होता है। तो संसार चंद अप्रोच करता है जयसिंह कन्हैया को ताकि वो उसकी हेल्प से अपना कांगड़ा फोर्ट वापस ले सके मुगल गवर्नर या मुगल किलेदार सैफ अली खान से। आई होप आप लोग को शायद स्टोरी ये पता लग गई होगी किस तरह से ये सब कुछ चल रहा है,
ठीक है। अब देखो जय सिंह कन्हैया और संसार चंद दोनों जो है मिलकर के फिर क्या करते हैं, इस कांगड़ा फोर्ट को सरेंडर कर देते हैं। सैफ अली खान जो कि लास्ट किलेदार थे मुगल के, वो अब यहाँ हेल्प मांगते हैं किससे, रानी नगर देवी। नगर देवी कौन है, अब ये बिलासपुर की रानी है, यानी कि राजा महानचंद के मदर, इनका नाम है रानी नगर देवी। और फाइनली इनसे हेल्प मांगी जाती है सैफ अली खान के द्वारा, और इनको हेल्प मिल जाती है। और फाइनली इस हेल्प के थ्रू जो सैफ अली खान है वो अपने फोर्ट को आपका बचाने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें संसार चंद और जय सिंह कन्हैया दोनों की आर्मी जो इसमें फेल कर जाती है, राइट। तो अभी भी जो फोर्ट था वो मुगल गवर्नर के पास ही था। अभी महानचंद इस टाइम पे 6 साल के थे, और उनके फादर जब उनकी डेथ हुई थी उस टाइम पे 6 साल के थे, और सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो रामू वजीर के पास चला जाता है। अब देखो वैसे तो रानी नगर देवी संभाल रहे थे, बट उस टाइम पे इन्होंने वजीर किसको अपॉइंट किया था, रामू वजीर को। अब रामू वजीर जो है दरोल फैमिली से बिलोंग करते थे, उनकी भी डेथ 1785 में हो जाती है। उसके बाद उनका बेटा सरदारू इनको अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ वजीर, और बट उनकी भी उसके बाद जो है वो उनको रिप्लेस कर दिया जाता है बाद में रानी के द्वारा। और रानी किससे रिप्लेस करते हैं, बैरागी राम से। बैरागी राम को बुलाते हैं, और जो कि ऑलरेडी पहले एक वजीर रह चुका है मंडी का, ठीक है, तो ताकि वो इस ड्यूटीज को परफॉर्म कर सके। बट हम देखते हैं कि ये वो भी फेल हो जाते हैं, वो ढंग से जो है वो अपनी वजीरी संभाल नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऑफिशियल्स को जेल में डाल दिया था, और लोगों ने उसके खिलाफ में जो है काफी रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया, और फाइनली उसको मार दिया, बैरागी राम को मार दिया जाता है। तो भी हम देखते हैं कि देखो इसमें हमने 3 वजीर के बारे में पढ़ा। एक तो रामू वजीर जो कि पहले हुआ करते थे, उनकी नेचुरल डेथ होती है। उसके बाद सरदार, उनका बेटा सरदारू को अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ वजीर, बट उसको भी फिर उसके बाद रिप्लेस कर दिया जाता है बैरागी राम से, और बैरागी राम को भी वहां से उसको क्योंकि उसने ऑफिशियल को जेल में डाल दिया था, तो फिर लोगों ने उसको वहां से भगा दिया था और मार दिया था। बट उसके बाद जोरावर चंद आते हैं। जोरावर चंद जो कि राजा देवी चंद के ब्रदर होते हैं, उनको अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ वजीर, और हम देखते हैं कि फिर वो तब तक वजीर की पोस्ट पे होते हैं जब तक कि महानचंद जो लीगल एज पे नहीं आ जाते हैं, ठीक है। और जब महानचंद फुल पावर अज्यूम करते हैं तो उनका बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है स्टेट अफेयर्स में, और वो मतलब अपना जो है क्या कर सकते हैं हम कि वो अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे थे, मतलब उनका कोई ध्यान नहीं था स्टेट अफेयर्स में। संसार चंद और कांगड़ा ने फिर इसी का फायदा उठाया, और उन्होंने बिलासपुर में हमला कर दिया। और फाइनली हम देखते हैं कि 1795 में उन्होंने बिलासपुर में हमला किया, और चौकी हथवार जो इलाका था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसको उन्होंने कैप्चर कर लिया था। रानी नगर देवी मियां जोरावर सिंह जो कि उस टाइम पे हम देखते हैं कि वजीर थे, उनको भेजते हैं ताकि वो हेल्प मांग सके राजा धर्म प्रकाश ऑफ सिरमौर से। सिरमौर के राजा थे उस टाइम पे धर्म प्रकाश। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोला जाता है कि महानचंद की हेल्प किस राजा ने की थी अगेंस्ट संसार चंद, तो ही वाज राजा धर्म प्रकाश ऑफ सिरमौर। तो धर्म प्रकाश जो है वो अपने 9000 सैनिकों के साथ आते हैं, मगर उनकी भी डेथ हो जाती है बरोटा विलेज में। संसार चंद को हरा देते हैं और बरोटा विलेज में उनकी डेथ हो जाती है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है काफी। इसके बाद हम देखते हैं कि इस टाइम पे करम प्रकाश ऑफ सिरमौर, अब देखो धर्म प्रकाश की तो डेथ हो जाती है, उनके बाद फिर करम प्रकाश उनके बेटे वो राजा बनते हैं अपने सक्सेसर हिज एल्डर ब्रदर, सॉरी माय मिस्टेक, उनके भाई थे ये, नॉट बेटे। तो धर्म प्रकाश के बाद जो भाई था वो था करम प्रकाश, और इनका एक और भाई था जिसका नाम था रतन प्रकाश। तो दोनों भाई जो है वैसे गद्दी हथियाना चाहते थे, बट करम प्रकाश बीइंग एन एल्डर ब्रदर वो सक्सीड करते हैं इस थ्रोन को। फिर हम देखते हैं कि लोग जो है वो करम प्रकाश से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि रतन प्रकाश जो है वो राजा बने, क्योंकि करम प्रकाश जो है वो माइंड से भी साउंड नहीं था, वो थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि थोड़ा सा सन की राजा था काइंड ऑफ, ठीक है, वैसे बोला जाता था। तो एक तो ऑफिशियल्स ने भी जो बाकी थे वो भी रतन प्रकाश को भटका रहे थे कि तुम्हें राजा बनना चाहिए, लोग भी चाह रहे थे कि भी तुम्हें राजा बनना चाहिए। इसलिए क्या होता है कि एक सिविल स्ट्राइक होती है दोनों के बीच में, जिसमें रतन प्रकाश जो है वो फाइनली इस स्ट्राइक में जो है वो गद्दी छीन लेता है और करम प्रकाश को जो है वो वहां से भगा देता है। एक्चुअली में क्या होता है कि रतन प्रकाश जो है वो अपने भाई को मार रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रतन नाम के जो भी व्यक्ति है, पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि उसमें आपने ध्यान रखना है कि वो अपने भाई को मार करके अपनी गद्दी हथियाना चाहते थे, जितनी में हम रतन पढ़ते हैं ना इसमें हिस्ट्री में। तो जैसे इससे पहले हमने बिलासपुर की हिस्ट्री में देखा था कि रतन चंद थे जिन्होंने अपने बड़े ब्रदर संपूर्ण चंद को मार दिया था, जो कि बहुत रेयर केस होता है हिंदूज में कि भाई जो है भाई को मार करके गद्दी हथियार है, तो वैसे हमने देखा था, ठीक है। और अभी भी हम देख रहे हैं सिरमौर में भी ऐसा हुआ था, रतन प्रकाश ने मारने की कोशिश की थी करम प्रकाश को, बट वहां क्या होता है कि करम प्रकाश का एक व्यक्ति था उसी का इस साइड का चोलू मियाँ जिसका नाम था, तो ही रिजेंबल्ड एज करम प्रकाश एंड फाइनली चोलू मियाँ को मार दिया जाता है, जिससे ये बात फैला दी जाती है कि भाई करम प्रकाश की डेथ हो चुकी है। बट करम प्रकाश जो है उसके बाद भूरिया अंबाला में वो वहाँ पर सेफली पहुँच जाते हैं और वहाँ पर अपना षड्यंत्र रचते हैं।
उनको हटाने के लिए। तो कर्म प्रकाश फिर वहां से अपील करते हैं किसको, रणजोत सिंह थापा, जो कि अमर सिंह थापा का बेटा है, आप सबको पता होगा, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा, और उनका बेटा है रणजोत सिंह थापा। तो उनसे अपील करते हैं कि वो उनकी हेल्प करें। गुरखाज ने सिरमौर में इन्वेड किया विद द फोर्स ऑफ 700 मैन, 700 लोगों के साथ, और रतन प्रकाश को वहां से भगा दिया और खुद का किंगडम जो है, खुद की गवर्नमेंट जो है वहां पर स्टैब्लिश कर दी 1804 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। राजा संसार चंद उसके बाद अनेक्स करते हैं और जितने भी कहलूर की टेरिटरी होती है उसको ऑन द राइट बैंक ऑफ सतलुज एंड बिल्ट अ फोर्ट ऑन द समिट ऑफ धार जिंजियार। ठीक है, और हम देखते हैं कि संसार चंद ने जो है कहलूर में हमला किया और धार जिंजियार में एक फोर्ट बना देता है जिसका नाम रख देते हैं वो छातीपुर, दैट इज फोर्ट ऑन द चेस्ट ऑफ बिलासपुर, की बिलासपुर की छाती पे फोर्ट बन जाता है जिसका नाम छातीपुर फोर्ट पड़ जाता है। बाद में महानचंद बाकी जैसे मियाँ रामदास की हेल्प से, जो कि चिम्मा सन ऑफ अजमेर चंद के बेटे हैं, और साथ में अटैक्ड जिंजियार एंड कैप्चर्ड द जिंजियार फोर्ट इन 1880। ठीक है, तो आपने थोड़ा ये ध्यान रखना है कि भाई संसार चंद ने वैसे जो जिंजियार फोर्ट था वैसे ये 1797 में इन्होंने हमला किया था, इसमें डेट नहीं लिखी हुई है, पर 1797 में इन्होंने जिंजियार हिल पे हमला किया था और वहां पर एक फोर्ट बनाया था छातीपुर फोर्ट। और बाद में कुछ साल के बाद हम देखते हैं कि 1800 में ये वापस इसको रिकैप्चर कर लेते हैं। As a result of encroachment, Raja Ram Saran of Hindur, this is again very important, and Sansar Chand of Kangra, the territorial limits of Bilaspur had shrunk to few square mile। मतलब इसमें सिंपल सा फंडा इतना है, आपको अगर हिमाचल का मैप का थोड़ा पता होगा तो नीचे अगर सिरमौर है, उसके बाद फिर आपका साथ में आता है सोलन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नालागढ़। ठीक है, सोलन का नाम क्या था, नालागढ़। उसके साथ में आता है आपका कहलूर यानी कि बिलासपुर, फिर आता है बिलासपुर, और उसके आगे आता है आपका फिर कांगड़ा। ठीक है, थोड़ा ये इस तरह से हिमाचल का मैप है। तो आप देखोगे तो यहां से हिंदूर भी बिलासपुर के ऊपर हमला कर रहा है, यहां से कांगड़ा भी बिलासपुर के ऊपर हमला कर रहा है, जो कि यहां पर बोला जा रहा है कि भाई हिंदूर के राजा राम शरण ने और साथ में संसार चंद ऑफ कांगड़ा ने, यानी कि हिंदूर से भी हमला हो रहा है और कांगड़ा भी हमला कर रहा है, जिस वजह से कांगड़ा ने काफी सारे इलाका बिलासपुर कैप्चर कर लिया था और हिंदूर ने भी काफी सारा इलाका कैप्चर कर लिया था। तो इस वजह से बिलासपुर का जो एरिया था वो काफी छोटा हो चुका था। ठीक है, तो अब इसीलिए भी बिलासपुर परेशान हो गया था काफी, और जिस वजह से द हिल चीफ्स फॉर्म्ड अ कोलिशन, और इन्होंने एक कोलिशन बनाया अगेंस्ट संसार चंद ऑफ कांगड़ा, और यूनाइटेड इन्विटेशन भेज दिया किसको, महाराजा ऑफ नेपाल, जो कि उस टाइम पे कौन थे, रण बहादुर सिंह थे। ठीक है, तो नेपाल के महाराजा को भेज दिया जाता है और ताकि वो उनकी हेल्प कर सके थ्रू राजा महानचंद ऑफ बिलासपुर, और इसमें महानचंद जो है इन हिल चीफ के जो अलायंस थी उसको लीड करते हैं और वो उनको इन्विटेशन भेजते हैं। महानचंद ने शिवदत्त राय को भेजा ताकि गुरखास को इनवाइट किया जा सके, उनकी मिलिट्री असिस्टेंस मिल सके उनको, जो कि उस टाइम तक कुमाऊं और गढ़वाल में ऑलरेडी हमला कर चुके थे। मतलब सेम वही था कि कुमाऊं के राजा ने भी उनको अपनी हेल्प के लिए बुलाया था, बट गुरखास की पॉलिसी ही क्या थी, एक्सपेंशन पॉलिसी थी। वो बिलीव करते थे कि उन्होंने अपना एम्पायर जो है, किंगडम है, वो एक्सपेंड करना है। तो जो भी उनको बुलाता था वो खुशी खुशी जाते थे और उनको हरा भी देते थे, मगर वो उस इलाके को कैप्चर कर लेते थे, वो वापस नहीं दे देते थे राजा को। ठीक है, जिसने उनको बुलाया है। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल अमर सिंह थापा, ये इनके कमांडर थे। 1804 में हम देखते हैं महानचंद ने इनवाइट किया अमर सिंह थापा को ताकि वो कांगड़ा के खिलाफ वो आपका लड़ सके, संसार चंद के खिलाफ। ये क्वेश्चन लाइट में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। गोरखा ट्रुप्स जो है वो फाइनली हिंदू ट्रुप्स को पहले हरा देती है अजमेरगढ़ में। जैसा कि मैंने बताया कि पहले सिरमौर आता है, सिरमौर के बाद हिंदूर आता है। अब सिरमौर तो ऑलरेडी उन्होंने कैप्चर कर रखा था, इसके बाद वो आते हैं हिंदूर में, और हिंदूर की ट्रुप्स को वो हरा देते हैं अजमेरगढ़ में, और फिर उसके बाद रामगढ़ फोर्ट और नालागढ़ फोर्ट ये कैप्चर कर लेते हैं। 1806 में फाइनली फिर ये अमर सिंह थापा जो है वो सतलुज नदी को क्रॉस करते हैं और कांगड़ा में हमला करते हैं। संसार चंद को हरा दिया जाता है और अमर सिंह थापा जो है महल मोरिया में संसार चंद को हराते हैं, और ये बैटल होती है 1806 में। तो बैटल ऑफ महल मोरिया, जो कि आज की डेट में हमीरपुर में है, उस टाइम पे कांगड़ा का पार्ट हुआ करता था। 1806 में संसार चंद, जो कि ब्रेवेस्ट किंग या फिर पावरफुल किंग ऑफ हिमाचल या कांगड़ा हम कह सकते हैं, वो हुआ करते थे, उनको हरा दिया जाता है। संसार चंद उसके बाद कांगड़ा फोर्ट चले जाते हैं, जो कि बाद में गुरखास उसको भी सीज कर लेते हैं। फाइनली हम देखते हैं कि बिलासपुर जो है वो गुरखास के कंट्रोल में चला जाता है 1814 में भी। ठीक है, तो 1814 तक बिलासपुर जो है कांगड़ उनके गुरखास के कंट्रोल में होता है। जहांबरी एक इंपॉर्टेंट जगह है, इसको याद रखना। ये हमीरपुर बोर्ड में अगेन पूछा गया है पहले क्वेश्चन कि जहांबरी एक जगह है जो कि सिखों ने कैप्चर की हुई थी 1808 में। उसको वो इट वाज नॉट रिस्टोर्ड टू बिलासपुर एंड इज नाउ होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो अभी तक जो जहांबरी है ये सिखों ने कैप्चर किया था 1808 में, बट बिलासपुर को वापस रिस्टोर नहीं किया गया था, और अब जो है ये होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसको याद रखना आपने। अमर सिंह थापा गोरखा कमांडर जो थे, ही वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिश जनरल ऑक्टरलोनी एट रतनपुर फोर्ट इन बिलासपुर इन 6 मार्च
1815। तो मतलब बेसिकली यहाँ ये बोला जा रहा है कि अब देखो इसके पीछे की थोड़ी स्टोरी ये है जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, कांगड़ा की डिस्ट्रिक्ट में हम पढ़ेंगे या कॉमन हिस्ट्री में हम इसको पढ़ने वाले हैं। ये है कि 1806 में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा कांगड़ा के राजा संसार चंद को हरा देते हैं। इसके बाद संसार चंद अपने भाई फतेह चंद के थ्रू रंजीत सिंह से इन्विटेशन मतलब इनवाइट करते हैं उनको, और ताकि उनके बीच में ट्रीटी साइन हो सके और वो गोरखास को हरा करके संसार चंद को उसका जो लॉस्ट किंगडम था वापस मिल सके। तो अब पहले तो रंजीत सिंह मना कर देते हैं, बट थर्ड या फोर्थ इन्विटेशन में फाइनली एग्री कर जाते हैं और ज्वालामुखी ट्रीटी साइन होती है 1809 में बिटवीन रंजीत सिंह ऑफ सिख एम्पायर एंड ऑन द अदर हैंड संसार चंद ऑफ कांगड़ा। तो इन दोनों के बीच में जब ये संधि साइन होती है, ज्वालामुखी ट्रीटी जिसको हम बोलते हैं, इसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि संसार चंद रंजीत सिंह को कांगड़ा फोर्ट देंगे और साथ में 66 विलेजेस यानी कि 66 विलेजेस जो है वो उनको दे दी जाएंगे, और बदले में वो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हरा देंगे और उनको वहां से मतलब भगा देंगे बेसिकली, ठीक है। और ये होता भी है। 1809 में जो है फिर सिख गोरखा वॉर होती है जिसमें सिख जीत जाते हैं बहुत आसानी से और गोरखास को जो है वो सतलुज की ईस्ट में वो खदेड़ देते हैं या उधर भेज देते हैं, और गोरखास फिर अपना हेडक्वार्टर जो है वो अर्की बघाल जिसको हम बोलते हैं वहाँ पर वो इस्टेब्लिश करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 के तहत जो कि सिख और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, जिसमें सिख एम्पायर जो है सतलुज नदी को क्रॉस नहीं कर सकता था टू अनेक्स एनी किंगडम, राइट। तो ये चीज़ पहले से हमें पता था, इसलिए गोरखास जो है सतलुज की ईस्ट में सेफर साइड में थे, राइट। अब यहाँ एंग्लो गोरखा वॉर भी होती है, इसके पीछे की अपनी स्टोरी है। तो ये जो गोरखा वॉर होती है इसमें 1815 में जो होती है वॉर, एंड इज डिफीटेड बाय ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टरलॉनी एट रतनपुर फोर्ट बिलासपुर इन 1815। देखो अमर सिंह थापा गोरखा कमांडर होते हैं, इनको हरा दिया जाता है ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टरलॉनी के द्वारा, ये याद रखना। और कहाँ पर? रतनपुर फोर्ट जो कि बिलासपुर में ही लोकेटेड है। ड्यूरिंग एंग्लो गोरखा वॉर 1814, एंग्लो गोरखा वॉर 1814 में होती है। महान चंद हेल्प करते हैं गोरखास को, बट लेटर कंसिडर्ड टू ब्रिटिश एंड गॉट सनद ऑन 6 मार्च 1815। तो एंग्लो गोरखा वॉर 1814 में होती है जिसमें हम देखते हैं कि महान चंद ने गोरखाओं की हेल्प की थी और बाद में ये ब्रिटिशर्स को मर्ज हो जाता है, ठीक है। देखो 1808 वेरी इंपॉर्टेंट, महाराजा रंजीत सिंह ने अनेक्स किया हथवत, जंदबारी एंड धारकोटी, जो मैंने आपको पीछे बताया था, और आज की डेट में ये होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में है। ड्यूरिंग हिज रेन गोरखास इमर्ज्ड ग्रेटर पावर हेडक्वार्टर्ड एट गढ़वाल। इस टाइम पे गोरखास जो है एक बड़े पावर की तरह उभर के आता है। हम देखते हैं कि गोरखास जो है फिर ये सेम वही टाइम है उस टाइम का, ये पिछली सेम स्टोरी रिपीट हो रही है, वो हम देख चुके हैं। 1809 देसा सिंह मजीठिया, ठीक है। 1809 में देसा सिंह मजीठिया द निजाम ऑफ कांगड़ा हिल, ये आपको ध्यान रखना है इसका क्या होता है। 1809 में जो ट्रीटी साइन होती है ज्वालामुखी ट्रीटी, उसके तहत सिख जो है फिर फाइनली कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं और साथ में 66 विलेजेस को भी अपने अधीन में कर लेते हैं। तो क्या होता है कि कांगड़ा फोर्ट का अब पहला सिख किलेदार अपॉइंट किया जाता है जिनका नाम होता है देसा सिंह मजीठिया। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इन्हीं को ही कांगड़ा हिल का निजाम बना दिया जाता है, जिनको असिस्ट करते हैं संसार चंद। और उसके बाद वो बिलासपुर में हमला करते हैं, कैप्चर द फोर्ट्स ऑफ पिछरोता, निहालगढ़ एंड बिहोली देवी। और बाद में हम देखते हैं कि देसा सिंह मजीठिया यानी कि सिख एम्पायर जो है इन फोर्ट्स को भी कैप्चर कर लेते हैं, पिछरोता, निहालगढ़ एंड बिहोली देवी को भी कैप्चर कर लेते हैं। महान चंद डाइड इन 1824, महान चंद जो है 1824 में उनकी डेथ हो जाती है, इन द सेम ईयर इन विच संसार चंद ऑफ कांगड़ा डाइड। अगेन दिस वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, संसार चंद की डेथ 1824 में होती है, ये क्वेश्चन आ चुका है HAS में ऑलरेडी, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है। मूरक्राफ्ट विजिटेड बिलासपुर इन 1820, और मूरक्राफ्ट जो है वो इस दौरान ही बिलासपुर में विजिट करते हैं। नेक्स्ट राजा जो इंपॉर्टेंट आते हैं वो है राजा खड़कचंद। राजा खड़कचंद आते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि ही वाज बोर्न इन 1813। अब खड़कचंद के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि इनके टाइम पीरियड को हम काला युग बोलते हैं, के फॉर खड़कचंद, के फॉर काला युग, इससे लिंक कर सकते हैं आप, ठीक है। एंड देयर वाज एन एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कि भाई खड़कचंद जो है वो डिजास्टर लेके आएगा बिलासपुर में, और उनका जो पूरा जो रेन है या पूरा जो कार्यकाल है उसको डार्केस्ट पेज इन द हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर इस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा क्रूएल राजा थे, बाइगोटेड यानी कि इंटॉलरेंट राजा थे, और ओपिनियटेड रूलर थे, मतलब अपने ही ओपिनियन को थोपते थे दूसरों के ऊपर। ही सीज्ड द जागीर्स ऑफ मोस्ट ऑफ हिज कोलेटरल मियाज, जितने भी उसके साथ के मियाज थे, जो भी
कजिन्स थे, उन सब की जागीर उसने हड़प ली थी। नो वन वॉज सेफ अंडर हिज रूल। जब उसकी एट्रोसिटीज बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, अनबिरेबल होने लग गई, तो लोग जो है मियाँ जांगी के पास जाते हैं। अब मियाँ जांगी कौन है? ये इनके अंकल है, ठीक है, खड़क चंद के अंकल है मियाँ जांगी, जिनका दूसरा नाम क्या है? जगत चंद, ध्यान रखना आपने। और राजा का जो अंकल थे वो उनके पास जाते हैं और उनसे उनकी हेल्प मांगते हैं। जितने भी लोग थे वो उनसे हेल्प मांगते हैं, लोग भी और साथ में ऑफिशियल्स जो थे वो भी। खड़क चंद उनका मियाँ जांगी की भी जो टेरिटरी थी या उनकी जो जागीर थी उसको भी वो कब्जा लेते हैं। रिवोल्ट टुक प्लेस विच वॉज लेड बाय हिज अंकल जगत सिंह। और जगत सिंह जो है फाइनली एक रिवोल्ट कर देते हैं अपने भतीजे के खिलाफ, जिसमें ओपन सिविल वॉर हो जाती है। और बाद में फिर हम देखते हैं कि हु लेटर सीज द थ्रोन, और फाइनली मियाँ जांगी या जगत सिंह जो है उस थ्रोन को कैप्चर कर लेते हैं। सून ऑन द एडवाइस ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, और उस टाइम पे ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे विलियम मोरे, उनके एडवाइस में फाइनली राजा रिस्टोर दी जागीर्स ऑफ मियाँ, और राजा को मियाँ को जितनी भी जागीर्स उसने हड़पी थी वो सारी वापस रिस्टोर करनी पड़ती है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स राजा खड़क चंद को जो है स्मॉल पॉक्स हो जाता है, बीमारी हो जाती है, और वो चाइल्डलेस उसकी डेथ हो जाती है, मतलब उसका कोई संतान नहीं होती है। मगर उसकी जो वाइफ थी वो इस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। तो हम ये देखते हैं 1839 में, एंड आफ्टर हिज डेथ स्ट्रगल फॉर सक्सेशन टुक प्लेस। और ये क्वेश्चन HP अलाइड में आ चुका है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा राजा था जो कि जिसकी डेथ जो है वो चाइल्डलेस होती है, और उसके बाद उसके गद्दी के लिए, सक्सेशन के लिए, मतलब जो वॉर है वो या स्ट्रगल है वो छिड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है। बट यंगेस्ट रानी जो उनकी वाइफ थी, उसकी वाइफ का नाम था रानी तृप्ता देवी, ठीक है। खड़क चंद की वाइफ का नाम था तृप्ता देवी जो कि सिरमौर से थी, और वो प्रेग्नेंट थी, और उन्होंने बर्थ दिया फिर एक बच्चे को जिसका नाम था टिक्का गर्भचंद। रानी गर्भवती थी, उन्होंने बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रख दिया जाता है गर्भचंद। और काउंसिल रेकमेंड करता है मियाँ जांगी को कि भाई वो राजा बने आगे खड़कचंद के बाद, और हम देखते भी खड़कचंद के बाद फिर मियाँ जांगी जो है वो राजा बना दिया जाता है। और ये सारी लाइन जो है जो मैंने लिखी है ये प्रीवियस क्वेश्चन की लाइन्स है, ये आ चुकी है पहले भी, ठीक है। जर्मन ट्रेवलर वॉरेन ह्यूगल काफी इंपॉर्टेंट है, 1835 इंपॉर्टेंट है, एंड GT विग्ने 1839 ये इंपॉर्टेंट है, काफी याद रखना आपने। वॉरेन ह्यूगल, ये मैच द फॉलोइंग में आते हैं कभी कभार क्वेश्चंस, ठीक है। वॉरेन ह्यूगल 1835 एंड GT विग्ने 1839, उन्होंने भी कहलूर विजिट किया ड्यूरिंग दिस टाइम, आपने ध्यान रखना है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ संसारू वजीर, अगर आपको पूछा जाता है ना किसके टाइम पे आए थे, विजिट किया था, तो आपने ध्यान रखना है ये आपका खड़क चंद के टाइम पे आए थे, ठीक है। संसारू वजीर इन 1832, ठीक है। संसारू वजीर जो हमने पीछे भी पढ़ा था, उनकी डेथ के बाद उसका बेटा विशन सिंह वजीर बनता है। फिर रसल क्लार्क वाज द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ अंबाला एट दैट टाइम व्हेन किंग खड़कचंद डाइड चाइल्डलेस एट अर्ली एज ऑफ 26 ईयर्स। तो 26 साल की एज में किंग खड़कचंद की डेथ हो जाती है। उस टाइम पे जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? रसल क्लार्क जो है वो बन जाते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स के पॉलिटिकल एजेंट। नेक्स्ट राजा जगत चंद, राजा जगत चंद 1839 to 57। जगत चंद डिसेंडेड फ्रॉम राजा अजमेर चंद थ्रू हिज थर्ड सन मियाँ चिम्मा। तो ये हम देखते हैं कि किस से इनका डिसेंडेंट आता है। ही वॉज मैन ऑफ पायस, काफी इंपॉर्टेंट है जगत चंद के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। वो काफी पवित्र, मतलब पवित्र तो क्या मतलब धार्मिक राजा थे हम कह सकते हैं। एंड डिवोशनल इन नेचर। मियाँ भंगी उस टाइम पे उनका कजिन हुआ करते थे। ही वॉज अपॉइंटेड एज वजीर, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। मियाँ भंगी को जो है वो वजीर बना दिया जाता है। और जगत चंद Since Jagat Chand had taken leading part of the struggle against oppressive rule, he was duly installed as Raja in 1839। ये इसलिए राजा बनाए गए थे। देखो वैसे तो राजा का बेटा राजा बनना चाहिए था, खड़क चंद का बेटा जो कि गर्भचंद होता है वो राजा बनना चाहिए था। बट क्या हुआ था कि जैसे राजा की डेथ होती है उसके बाद वॉर ऑफ सक्सेशन जो है स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रगल जो है स्टार्ट हो जाता है सक्सेशन के लिए कि कौन राजा बनेगा। अब उसमें सबसे जो लीड कर रहे थे आगे वो थे उनके अंकल, खड़क चंद के अंकल जगत सिंह, और वही उन्हीं को ही फाइनली काउंसिल भी रिकमेंड करती है, उनको राजा बना दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो रानी तृप्ता देवी थी खड़कचंद की वाइफ, वो तब तक उस वॉर ऑफ सक्सेशन से बचने के लिए अपने मायके यानी कि सिरमौर में चली गई थी, और वहां पर ही वो अपने बच्चे को जन्म देती है गर्भचंद को। और उसके बाद हम देखते भी हैं कि फिर वो अपने बच्चे की गद्दी को क्लेम करने के लिए हमला भी करते हैं विद दी हेल्प ऑफ द फोर्सेज ऑफ किंग ऑफ सिरमौर, ठीक है, ये हम देखेंगे आगे। तो वन ऑफ द टू रानीज खड़कचंद की जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो अपना बच्चे को जन्म देती है अपने पेरेंटल हाउस सिरमौर में, वही सेम जो मैं भी बता रहा था, गर्भचंद। तो रानी जो है वापस आती है बिलासपुर में अपनी आर्मी ऑफ सिरमौर को लेकर के, और साथ में उनको हेल्प करता है सुकेत भी, ध्यान रखना। और जगत चंद जो है फिर वहां से भाग जाता है और एंड रिस्टोर्ड एज राजा विद द हेल्प ऑफ हिंदूर। और बाद में जब वो भाग जाता है तो बाद में फिर जगत चंद की जो
सहायता है वो कौन करता है, हिंदूर करता है फिर। और हिंदूर का राजा कौन थे, राजा राम शरण सिंह। एंड साथ में उनकी सहायता और कौन करता है, पॉलिटिकल एजेंट ऑफ अंबाला दैट इज रसल क्लार्क, जो हमने भी पीछे पढ़ा था, और उनकी हेल्प से उसको वापस गद्दी मिल जाती है। यानी कि राजा जगतचंद पहले वहां से भाग जाता है और बाद में विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स एंड हिंदूर किंग राजा रामशरण उसको गद्दी वापस मिल जाती है। 1847 की बात करें तो 1847 में राजा जगतचंद ही लेफ्ट फॉर पिलग्रिमेज, जैसा कि मैंने बताया था कि वो धार्मिक नेचर के थे, तो वो यात्रा पे निकल जाते हैं, बद्रीनाथ चले जाते हैं। और अक्टूबर 1847 में जगतचंद got back the territory annexed by 6 in 1809 on the right bank of Satluj by Britishers। देखो ये चीज में क्वेश्चन आ चुका है कि जो ब्रिटिशर्स ने, यहाँ ईयर का क्वेश्चन आया था, यस मुझे याद है अभी भी। तो ये जगतचंद को उसकी टेरिटरी वापस मिल गई थी जो कि सिखों ने कब्जा रखी थी, ठीक है। जगतचंद की जो टेरिटरी थी यानी कि बिलासपुर जो टेरिटरी थी वो सिखों ने कब्जाई हुई थी। 1809 में उनको फिर वापस जो वो टेरिटरी मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स की मदद से वो उनको वापस मिल जाती है। He had only one son named नरपत चंद। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जगत चंद का इकलौता बेटा था जिसका नाम था नरपत चंद, बट नरपत चंद की भी डेथ हो जाती है 1844 में। और उसके बाद उसका एक छोटा बेटा था नरपत चंद का जिसका नाम था हीरा चंद, यानी कि जगत चंद का पोता हम कह सकते हैं, हीरा चंद। 1850 में जगत चंद abdicated the throne in favor of his grandson हीरा चंद। तो ग्रैंडसन के लिए फिर अपनी गद्दी वो छोड़ देता है 1850 में। तो इस ईयर को याद रखना आपने। 1850 में जगत चंद जो अपनी गद्दी को छोड़ देता है और उसका पोता हीरा चंद जो इसके बाद राजा बनता है। Who was 15 years old at that time and retired to वृंदावन, और खुद जो है वो उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, ठीक है। तो जब 1850 तक आते हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं राजा हीराचंद की अब बात करते हैं। हीराचंद एक ऐसे राजा है जिनके टाइम को हम गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं बिलासपुर की हिस्ट्री का। आपको नाम से पता लग रहा है हीरा, मतलब उससे लिंक कर सकते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ द हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर। 1857 से लेकर के 1882 तक इनका टेन्योर रहता है। इनका जन्म जो है विलेज झीरी में हुआ था, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में, और इदबाद डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे उस टाइम पे शिमला के, उन्होंने ही उनको राजा ऑफ बिलासपुर बनाया था, ठीक है। तो ये याद रख लेना। ही एक्सटेंडेड सपोर्ट टू ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। 1857 के रिवोल्ट में उन्होंने काफी हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की, जिसकी वजह से उनको 11 गन्स का सैल्यूट जो वो दिया गया था एज ऑनर ऑफ द स्टेट। इन द सेम ईयर, उसी साल ही उनका बेटा अमरचंद भी जो है वो उनका जन्म होता है 1857 के टाइम पे ही, ठीक है। उनकी पीरियड को गोल्डन एज भी बोला जाता है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपने, बिलासपुर की हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मियाँ भंगी पुरगनिया ये दूसरे वजीर है, ठीक है। मियाँ भंगी वजीर ऑफ जगतचंद वॉज डिफरेंट, ठीक है। तो जो जगतचंद के वजीर थे वो अलग थे, और ये मियाँ भंगी पुरगनिया है, ये उस टाइम पे इनके वजीर हुआ करते थे। वजीर ऑफ हीराचंद, राजा हीराचंद की जो शादी है वो होती है उनके मैरिड हिज डॉटर, उनकी बेटी की जो शादी थी वो राजा जयचंद ऑफ कांगड़ा से कर दी जाती है। तो ध्यान रखना आपने कि हीराचंद की बेटी की शादी जयचंद कांगड़ा के राजा के साथ की जाती है। ही एस्टेब्लिश्ड 5 तहसील्स फॉर रेवेन्यू पर्पज एंड कन्वर्टेड लैंड रेवेन्यू इनटू कैश। तो ये पहले राजा थे जिन्होंने रेवेन्यू रिफॉर्म्स लेके आए थे, और उन्होंने जो लैंड रेवेन्यू था वो कैश फॉर्म में भी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था कि कैश में देना पड़ेगा। क्या होता था, ऐसा नहीं था कि टोटल कैश में दिया, पार्शली इन कैश एंड पार्शली इन गुड्स हम देखते हैं इसमें। 1863, दिस ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपने। 1857 में हीराचंद जो है गद्दी पे आते हैं, और 1863 वो साल है जिस टाइम पे लैंड रेवेन्यू वॉज पेड इन, देखो बोला जाता है कि 1863 तक अभी तक जो लैंड रेवेन्यू दिया जाता था वो इन टर्म ऑफ काइंड या प्रोड्यूस गिव, यानी कि गुड्स के फॉर्म में दिया जाता था, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपका खेत है या कुछ फसल उगा रहे तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो स्टेट को जाता था, यानी कि राजा को जाता था। द स्टेट टेकिंग 1/3, कितना हिस्सा, 1/3 ऑफ प्रोड्यूस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये दिया जाता था। ही ब्रॉट टैक्स रिफॉर्म्स, तो उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स लाए एंड रिड्यूस्ड टैक्सेस भी थोड़े रिड्यूस किए उन्होंने। ही वाज द फर्स्ट टू मेक लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, और पहली बार ऐसा राजा होता है जो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स लेकर के आता है। ही मेड रेवेन्यू डिमांड पेबल पार्शली इन कैश एंड पार्शली इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस या काइंड, ठीक है। तो ये ऐसा रिफॉर्म लेके आता है कि जो आपका रेवेन्यू होगा या जो भी आपने पेमेंट करनी है, टैक्स करनी है, वो पार्शली इन कैश एंड पार्शली इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस आप कह सकते हैं, ठीक है। राजा इम्पोज्ड अनदर टैक्सेस नोन एज
भेंट शेयर, ये फॉर शेयर फेस्टिवल, तो एक शेयर फेस्टिवल जो मनाया जाता है उसके लिए भी उन्होंने भेंट शेयर एक टैक्स लाया था, तो ये पूछा जा सकता है। तो आपने ध्यान रखना कि जो जितने भी नए नए टैक्सेस हैं, इन्होंने बहुत सारे नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए थे। पुराने टैक्स जो थे उसको धीरे धीरे करके थोड़े कम भी किए, लेकिन नए टैक्स और उन्होंने लेकर के आए। तो टैक्स रिफॉर्म्स की बात जब हम करते हैं बिलासपुर में, तो वो उसमें सबसे पहला नाम जो है वो हीराचंद का आता है। इसीलिए हम इनके पीरियड को गोल्डन पीरियड बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बिलासपुर अपने पीक टाइम पे था या पीक पीरियड पे था, ठीक है, जहां पर वो काफी सारा पैसा कमा रहे थे। 1867 की हम बात करते हैं तो लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड बसेड़, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है, एंड बचरेतु, ये भी ठीक है, दोनों याद रखना आपने। 1867 में बसेड़ और बचरेतु, ठीक है, इसको वापस रिस्टोर कर दिया जाता है बिलासपुर को बाय ब्रिटिशर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। द दोआब रीजन सीडेड बाय सिक्स इन 1846 वाज आल्सो रिटर्न टू द स्टेट, ये क्वेश्चन भी आते हैं इस तरह के, ठीक है। 1846 में जो दोआब था, दोआब आपको पता है दो नदियों के बीच के इलाके को हम दोआब बोलते हैं, तो वो जो इलाका था वो भी जो सिखों ने कब्जा रखा था 1846 में आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, वो भी वापस दे दिया जाता है बिलासपुर को। 1874 द वेरी इंपॉर्टेंट डेट, हीराचंद कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एट जगत खाना एंड स्वारघाट। बिलासपुर में जगत खाना और स्वारघाट टैंक बनाए जाते हैं, क्योंकि बिलासपुर इज नोन फॉर टैंक्स इरिगेशन एंड टैंक्स, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं हीराचंद ने ये दो टैंक्स बनाए थे, जगत खाना एंड स्वारघाट। लॉर्ड मायो 1869 से 72 तक जिनका टाइम पीरियड रहता है, ही वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, विजिटेड चंबा, मंडी, बिलासपुर इन 1871, तो इस टाइम पे ये इन तीनों जगह पे जाते हैं। 1871 में एक और टैक्स लाया जाता है जिसका नाम था पटवार सेस, ये इंपोज किया जाता है। बिसाइड पीपल पेड अदर मिसलेनियस ड्यूज, बहुत सारे टैक्स और भी पेड करते, जैसे बच, लग, खर, जोरा पावा, गराट, मुतारिया एंड बांधा। तो ये टैक्सेस के थोड़े से आपने एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस तरह के टैक्स जो है किस राजा ने इंपोज किए हैं। एज ए रिजल्ट स्टेट रेवेन्यू रोज अप रुपीज, देखो कितना हो गया था स्टेट का रेवेन्यू, 67,958 रुपए, ठीक है। तो ये एनुअल इनकम है बिलासपुर की, उस टाइम पे ये बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। 1882 में ही विजिटेड शिमला, और उनका विद हिज सन टिक्का अमरचंद, जैसा कि हमने देखा था कि जब वो गद्दी पे आए थे उसी टाइम पे ही उनके बेटे अमरचंद की भी का जन्म हुआ था। राजा की डेथ होती है अचानक से मोहल्ले में 1882 में इलनेस की वजह से, क्योंकि जब ये शिमला से वापस आ रहे थे तब उनके रास्ते में ही एक जगह आता है, नमहोल नाम का जगह आता है, ठीक है, रहता है कि वहां पर उनकी डेथ होती है। एंड पोइट एंड हिस्टोरियन गणेश सिंह बेदी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट राइटर है, ठीक है, गणेश सिंह बेदी याद रखना आपने, ही जॉइंड बिलासपुर इन 1853, ये भी उनके साथ ही थे। शशिवंश विनोद ऑफ गणेश सिंह बेदी वाज रिटन ड्यूरिंग हिज रेन, तो ये भी ध्यान रखना आपने कि जो एक बुक है शशिवंश विनोद, ये बुक है शशिवंश विनोद, ये किसने लिखी है, गणेश सिंह बेदी ने लिखी है। ये इन्हीं के टाइम पे लिखी गई है, हीरा सिंह के टाइम पे, यानी कि इनके टाइम के ये कोर्ट पोइट हुआ करते थे। ये HAS में क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, राइट। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका राजा है वो है आपका राजा अमरचंद। राजा अमरचंद की हम बात करें तो सी की कितना रहता है कि आज ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं फिर हमारे नेक्स्ट राजा अमरचंद के। अमरचंद 1883 से लेकर के 1888 तक इनका टेन्योर रहता है। ही वाज इंस्टॉल्ड एज राजा बाय कोल्स्टीन। कोल्स्टीन जो है एज इनको राजा इंस्टॉल करते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं शिमला के इस टाइम 1883 में। He appointed 4 ministers, रघुबीर, प्रताप, दलीप एंड मियाँ गोपाल. He had in his दरबार eminent poets, काफी सारे poets थे राजा अमरचंद के टाइम पे, scholars काफी सारे थे, जिसमें कि नंदकरण हम देखते हैं, प्रसाधर हम देखते हैं, पोइट गणेश सिंह बेदी हम देखते हैं कि वो भी इस टाइम पे होते हैं। हालांकि हीरा सिंह के टाइम पे होते हैं, हीरा सिंह के टाइम पे भी होते हैं वो, हीराचंद के टाइम पे सॉरी, और उसके बाद फिर उनके बेटे अमरचंद के टाइम पे भी होते हैं गणेश सिंह बेदी। तो ये याद रखना, अपने क्वेश्चंस आ सकते हैं, नंदकरण, प्रसादर एंड गणेश सिंह बेदी, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इनका टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है अमरचंद का, इन्होंने बेगार सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था पूरी तरह से, इन ल्यू ऑफ, बट देखो ही अबॉलिश्ड बेगार, बट इन ल्यू ऑफ he imposed tax 25% of land revenue which was called बिथंगा। एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने लैंड रेवेन्यू टैक्स एक इंपोज किया था जिसमें वो 25% जो है टैक्स इंपोज करते थे, जिसको हम बोलते थे बिथंगा। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, 25% ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है, ये ध्यान रखना, बिथंगा, बिथंगा बोला जाता था, काफी इंपॉर्टेंट है। ये किसने इंट्रोड्यूस किया? आनंद चंद ने, ठीक है, सॉरी आपका अमरचंद ने, माय मिस्टेक, अमरचंद।
not on Anchal. This text was first time also imposed on Chandel Rajputs and Brahmins. He was having an artistic temperament and was the first amateur painter of the Kangra and Shimla Hills. तो बोला जाता है कि भाई ये आर्टिस्ट जो है इनके टाइम पे काफी सारे आते हैं, खुद भी ये पेंटर थे, नॉट प्रोफेशनल बट पेंटिंग करते थे ये काफी, ठीक है. ही इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ शशनाज. तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. ये क्या है, शशना क्या है, रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स which led to the Jugga movement in 1883 to 84. तो मतलब ये क्या करते थे, ये जबरदस्ती जो है वो लैंड हथियाते थे, कॉन्फिस्केट करते थे और उनसे जबरदस्ती जो ग्रांट भी लिया करते थे, जिस वजह से जुग्गा मूवमेंट भी होती है, ठीक है. जुग्गा मूवमेंट होती है. जुग्गा मूवमेंट 1883-84 में होती है. क्या होता है इसमें, जुग्गा मूवमेंट एक सेल्फ इमोलेशन मूवमेंट है जिसमें जो खासकर गेड़वी ब्राह्मण थे वो खुद की झोपड़ी में आग लगा देते थे और खुद भी उसमें मर जाते थे एज रिजल्ट ऑफ प्रोटेस्ट हम कह सकते हैं, ठीक है. वो प्रोटेस्ट धरना करते थे और उसमें वो खुद को भी जला देते थे. 1883 में जुग्गा मूवमेंट, जिसको हम सेल्फ इमोलेशन मूवमेंट भी बोलते हैं, यानी कि खुद को जलाने वाला मूवमेंट, टेकन प्लेस एट विलेज गेरवी. गेरवी एक विलेज है वहां पर. एंड राजा हैड टेकन ओवर सम लैंड. राजा जो है, जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ जमीन वो ले लेते थे जो कि ब्राह्मण्स की होती थी. आफ्टर द डेथ ऑफ ओरिजिनल ओनर्स, जब ओरिजिनल ओनर की डेथ हो जाती तो उस जमीन को हथिया लेते थे, जो हुज नो लीगल एयर वाज फाउंड सर्वाइविंग, जिसका कोई भी आगे कोई संतान नहीं होती थी तो उसकी वो जमीन वो हथिया लेते थे. उन टाइम पे अपना अगर आपने विद्रोह करना है तो उस टाइम पे क्या करते थे, या आपको जस्टिस दिलाना है किसी को तो, और एनी हरास एक्शन के खिलाफ आपने अगर आवाज उठानी है तो इंडिविजुअल क्या करते थे, ऑफनली वो झुग्गी झोपड़ियां बनाते थे. जुग्गा बनाते थे मतलब एक जो लकड़ी की हट होती थी वो घास की हट, आउटसाइड द विलेज हैबिटेट एंड मूव इनटू इट अलोंग विद हिज डेटी. और खुद भी अपने घर को छोड़ करके उस झुग्गी झोपड़ी में जाके रहने लग जाते थे, अपने देवता की मूर्ति को लेकर के, अपने गाय को लेकर के, अपने जो डॉग या कैट जो भी उनका पालतू जानवर है उसको लेकर के. ही वुड डिसाइड देयर फॉर अ पीरियड ऑफ 9 months. और वो वहां पर लगभग 9 महीने तक जो वहां रहेंगे और जस्टिस का वेट कर रहे होंगे. और ही वुड रिटर्न टू हिज होम ओनली, तभी अपने घर जाएंगे जब उनका जो प्रोटेस्ट है वो सक्सेसफुल हो जाए और उनके जो ग्रीवेंस है वो सुनी जा सके, उनको रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है. फेलिंग विच, अगर उनका क्या बोलते हैं वो सुनाई नहीं होती थी, अगर कुछ ऐसा होता था कि भाई उनकी कोई सुन नहीं रहा है, राजा नहीं कर रहा है, तो उस 9 महीने की पीरियड की एक्सपायरी के बाद वो खुद की झोपड़ी में आग लगा देते थे और खुद को भी उसमें जला देते थे. तो ये एक स्टोरी थी. तो ये बोला था, और खुद भी जलते जाते थे उसमें. उनकी जो उनका डेटी था उसमें वो फ्लैग लगाते थे अपनी डेटी का, जो भी जिससे बिलोंग करते थे वो, ठीक है, और अपने पेट्स के साथ वो खुद को भी जला देते थे. लेटर राजा विड्रू बिथंगा, और जो कि हमने देखा कि 25% लैंड वो कॉन्फिस्केट कर देते थे, जो कि बिगार के बदले लगाया गया था, ठीक है, उसको वो विड्रू कर देते हैं. सून आफ्टर 1884 में मियां दलीप सिंह ऑफ भद्रोग उनको अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ वजीर. एंड द सेम ईयर 1884 में राजा बिल्ट हनुमान का थाला. ये भी इंपॉर्टेंट है, हनुमान का थाला जो है वो राजा ने बनाया कहां पर, संधू मैदान में, ठीक है. तो ये भी याद रखना आपने, अमरचंद ने ये बनाया है. 1886 में राजा बिल्ट रेस्ट हाउस इन नमहोल. इंपॉर्टेंट है, नमहोल आपको जगह बताया ना, वही जहां पर हीराचंद की डेथ हुई है, ठीक है. द ओल्ड 6 डिविजन्स वर रीऑर्गेनाइज्ड एंड इंस्टेड ऑफ 2 तहसील्स सदर एंड गुमारवी वर क्रिएटेड. तो जो पहले आपका बिलासपुर जो 6 तहसीलों में डिवाइड था, उसको 6 डिविजन्स में डिवाइड था, उसको कन्वर्ट करके 2 तहसीलों में बना दिया जाता है, जो कि क्या थी, सदर और गुमारवी, ये बना दी जाती है. वजीर रघुबीर सिंह को जो है गुमारवी का इंचार्ज बना दिया जाता है और मियां रघुबीर सिंह को सदर तहसील का इंचार्ज बना दिया जाता है. ही वाज इंस्टॉल्ड बाय डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ शिमला इन जनवरी 1883. ड्यूरिंग हिज रेन देयर वाज अ जुग्गा मूवमेंट. ये एचएस में क्वेश्चन आया था तो मैंने वो क्वेश्चन की लाइन ही डाल दी. तो ये फार्मर का सेल्फ इमोलेशन मूवमेंट है 1883 में, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट, इसके बाद 1887 में हम देखते हैं हरामदास conducted the first department settlement and stone markings were fixed indicating the forest boundaries. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 1887 में हरामदास इन्होंने पहली बार डिपार्टमेंटल सेटलमेंट की. अगर पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम डिपार्टमेंट सेटलमेंट कौन करते हैं, हरामदास. एंड स्टोन मार्किंग वर फिक्स्ड इंडिकेटिंग द फॉरेस्ट बाउंड्रीज. और वहां पर पत्थर लगाए गए थे जिससे ये पता लग रहा था कि बिलासपुर के जो फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कहां कहां तक होगा. अ स्कूल टू टीच उर्दू, फारसी, इंग्लिश एंड हिंदी वाज ओपनड. ये किया जाता है. इट वाज ऑर्डर दैट ऑल वर्क ऑफ द स्टेट शुड बी कंडक्टेड इन हिंदी. और ये बोला जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. 1885 में ये ऑर्डर किया जाता है कि भाई जितने भी स्टेट के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब कुछ हिंदी में होंगे, सब कुछ देवनागरी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था. ही ट्रांसफर्ड ऑल द लिटरेरी सोर्सेज
the codes of the state into Devanagari script या हिंदी and opened the first hospital in the state, organized a forest department। तो ये सारी लाइन जो हमने पढ़ी थी वो एक ही इसमें आ गई है, ठीक है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर दुम मूवमेंट भी इनके टाइम पे होता है, बिलासपुर में होता है। दुम मूवमेंट की शुरुआत वैसे हिमाचल में रोहडू से होती है, यानी कि बुशहर प्रिंसेस स्टेट से होती है 1854 में। आपको याद होगा इस मूवमेंट में क्या करते हैं कि लोग जो है अपने घर बार को छोड़ करके दूर पहाड़ी में या जंगल में चले जाते हैं और वहां पर प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब वहां पर रहने लग जाते हैं, जिस वजह से स्टेट में कोई भी जो अगर लोग नहीं होंगे, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा स्टेट का, इससे राजा को भी इंपैक्ट पड़ता था। हाँ, लोगों को तो तकलीफ होती थी बट राजा को भी काफी इंपैक्ट पड़ता था, उनको रेवेन्यू नहीं मिलता था। इस वजह से लोग जो अपना प्रोटेस्ट इस तरह से शो करते थे। ही ओपन द स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड कंस्ट्रक्टेड सस्पेंशन ब्रिज भी बनाते हैं सतलुज नदी के ऊपर एट बजवानी नियर औहार इन 1888 में। तो एक सस्पेंशन ब्रिज बना दिया जाता है क्या बोलते हैं आपका सतलुज नदी के ऊपर, द ओनली ब्रिज विच कनेक्टेड सिस एंड ट्रांस सतलुज पार्ट ऑफ स्टेट, ठीक है। इकलौता ब्रिज था उस टाइम पे, ठीक है। अब तो काफी सारे ब्रिज बन चुके हैं। ही फेल सिक, बीमार पड़ जाता है एंड यंग एज में ही उनकी डेथ हो जाती है 31 की एज में, ठीक है, 1888 में। और ही रेन्ड ओनली फॉर 6 years, पर 6 साल ही उन्होंने शासन किया, बट अपने 6 साल में इतने सारे काम करके गए जो हमें आज भी पढ़ने पड़ते हैं और काफी सारी इंप्रूवमेंट उन्होंने की थी। नेक्स्ट आपका आता है राजा विजय चंद, 1889 से लेकर के 1928 तक। उनका जन्म 1872 में होता है। ही वॉज 43rd रूलर ऑफ द लाइन। वो राजा बनते हैं 1889 में और जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म लेकर के आते हैं। इन्होंने कोर्ट फीस का सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया। नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स जो है फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इनके टाइम पे। ही काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस चीज को। एज अ माइनर द पॉलिटिकल एजेंट शिमला अपॉइंटेड काउंसिल ऑफ रेजेंसी, यानी कि उस टाइम पे माइनर थे तो ये तो रन नहीं कर सकते स्टेट को, तो उन्होंने एक 3 मेंबर की काउंसिल बनाई पॉलिटिकल एजेंट ऑफ शिमला, जो भी ब्रिटिशर्स के। तो उन्होंने उसमें 3 मेंबर में कौन थे, मियां बदन सिंह जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल थे, प्रताप सिंह एंड जोरावर मुंशी, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेट कर सके। राजा वाज फॉर्मली इन्वेस्टेड विद फुल रूलिंग पावर इन 1893 और फाइनली जब राजा लीगल एज पे आते हैं 1893 में, तब उनको पूरी पावर दे दी जाती है। काउंसिल हाउएवर कंटिन्यूड एज अ कंसल्टेटिव बॉडी 1899 तक, वो फाइनली काउंसिल भी कंटिन्यू रहती है 1899 तक एज अ कंसल्टेटिव बॉडी राजा को असिस्ट करने के लिए। He also had a water supply system भी उन्होंने लाया बिलासपुर में। He tried to administer his state on British model but didn't get support from his employees। तो ब्रिटिश मॉडल में करने की कोशिश की बट उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया। उन्होंने 2 हाउसेज बिल्ड किए अपने रेजिडेंस के लिए, वाराणसी में और समर हाउस इन आपका बहादुरपुर हिल में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। बहादुरपुर हिल अगर आपको पता होगा तो ये बिलासपुर की हाईएस्ट पीक है, वहां पर जो है वो इन्होंने अपना हाउस बनाया, यानी कि राजा विजय चंद ने। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन आता है कि बहादुरपुर हिल में किसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी, तो ही वाज राजा विजय चंद। उन्होंने कब कैपिटल शिफ्ट कर दी थी ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद 1895 में ड्यू टू हैवी रेन्स सस्पेंशन ब्रिज ऑन सतलुज नियर अहवार वाज डिस्ट्रॉयड। तो 1895 में सतलुज ब्रिज भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। राजा वाज सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकियल अस्थमा से सफर कर रहे थे, कंजेशन ऑफ द लाइव्स एंड डिडंट स्टे परमानेंटली इन बिलासपुर। तो ये बिलासपुर में रहते थे, इसलिए इनका हर साल जो है वो काफी सारे महीने जो है वो शिमला में बिताते थे, क्योंकि वहां हॉस्पिटल में जाते रहते थे ये, ठीक है। देयरफॉर ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज पावर्स एज रूलिंग चीफ बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1903। चूंकि ये बार बार बीमार रहते थे अपनी इस बीमारी की वजह से, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रोंकियल अस्थमा किस राजा को था, ठीक है, इनमें से किस राजा को था, तो याद रखना आपने, ठीक है। तो 1903 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है उनको वहां से हटा दिया। राजा यूज्ड टू स्पेंड एंटायर रेवेन्यू ऑफ द स्टेट ऑन टूर्स टू बनारस। देखो बनारस घूमने जाते थे और दूर दूर जगह पे, क्योंकि उनको पता था कि अभी उनके जो समय है वो काफी कम है, तो वो घूमने जाते थे काफी ज्यादा। एंड डिडंट सेव एनी मनी, और उन्होंने कोई भी पैसा जो बचा करके नहीं रखा था। जो ट्रेजरी थी वो काफी ज्यादा खत्म हो चुकी थी। 1900 में आते आते 758 रुपए जो है ट्रेजरी बच चुकी थी, ठीक है। 1901 में राइट्स होते हैं बिलासपुर में काफी ज्यादा। राजा अपॉइंट करता है ठाकुर दास को, ठीक है, आउटसाइडर शॉपकीपर होता है शिमला का एक, क्योंकि जब वो शिमला जाता था तो उसने काफी दोस्त बना लिए थे वहां पर एक शॉपकीपर था जिसका नाम था ठाकुर दास, और उसको जो है अपना वजीर बना लेता है और सैलरी दे देता है उसको 1500 पर मंथ, ठीक है। ये बोला जाता है कि ठाकुर दास इंसाइटेड द राजा अगेंस्ट ऑफिशियल्स मोस्टली द मियाज, और हम देखते हैं कि भाई राजा के खिलाफ जो ऑफिशियल्स काफी षड्यंत्र रच रहे थे, क्योंकि राजा ने एक शॉपकीपर को ज्यादा तवज्जो दी थी ओवर हिज मिनिस्टर्स या ऑफिशियल्स, ठीक है।
इस वजह से। और ये बोला जाता था कि भाई उस शॉपकीपर ने राजा के कान भरे थे अगेंस्ट ऑफिशियल्स भी। द सुपरिटेंडेंट रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज ठाकुर दास, तो सुपरिटेंडेंट ने मना कर दिया कि ठाकुर दास को हम वजीर नहीं मानेंगे और राजा को बोला कि उसको डिसमिस कर दो। देयरफॉर उसने डिसमिस कर दिया हिम फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वजीर इन 1899 में। ये ठाकुर दास जो है फिर भी बिलासपुर आता रहता था और फ्रीक्वेंटली राजा से मिलता रहता था। लेटर सुपरिटेंडेंट इन अगस्त 1899 में ठाकुर दास का बिलासपुर में आना ही बंद कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पज, कि केवल मेडिकल पर्पज के लिए ही आ सकता है, अदरवाइज वो बिलासपुर में नहीं आ सकता। और वही मेडिकल पर्पज के लिए अगर आना पड़े तो उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। 1903 में ही वाज एक्साइल्ड फ्रॉम बिलासपुर स्टेट एंड ऑर्डर्ड टू स्टे एट बनारस। और 1903 में हमने जैसे देखा कि जो राजा को है वो वहां से बिलासपुर स्टेट से हटा दिया जाता है और उनको बाहर भेजा जाता है। और वो कहाँ जाते हैं फिर उसके बाद बनारस रहने चले जाते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मियां राय साहिब अमर सिंह, तहसीलदार ऑफ जालंधर डिवीजन, was appointed as manager of the state and carried out many reforms in an efficient manner। तो हम देखते हैं कि भाई फाइनली जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया और इन लोगों ने जो उसको संभालना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। हाउएवर राजा विजय चंद जो फाइनली उनको वापस बुला लिया जाता है बनारस से आफ्टर पीरियड ऑफ 5 years, यानी कि 1908 में। देखो 1903 में इन्होंने बिलासपुर को छोड़ा था और बनारस रहने चले गए थे और 1908 में वापस बनारस से उनको बुला दिया जाता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पीपल ऑफ बिलासपुर। अगस्त 1915 में राजा जो है सिलोन यानी कि श्रीलंका जाते हैं टूर पे वाया लखनऊ एंड कलकत्ता जाते हैं, फिर कोलंबो पहुंचते हैं बाय स्टीमर 25 लोगों के साथ। 1916 में विजय चंद विजिटेड बर्मा अलोंग विद 7 पर्सन, तो मतलब इनको घूमने का शौक था काफी और बहुत जगह ये घूमते थे, ठीक है। 1919 में बाबू हरदयाल सिंह जो BLLB है वो भी नॉग विलेज से बिलोंग करते हैं, उनको उन्होंने वजीर बना दिया था। और 3 साल के बाद इंदर सिंह जो उसके बाद एज अ वजीर जो है उनको फिर से अपॉइंट कर दिया जाता है। 1927 में विजय चंद रिक्वेस्ट करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि वो उनको अलाउ कर दे ताकि वो अपने थ्रोन को जो है उनके बेटे को यानी कि टिक्का आनंद चंद को वो सौंप सके। टिक्का आनंद चंद जैसे कि हम देखते हैं कि बिलासपुर के लास्ट राजा हैं, उनको गद्दी देने की बात हो रही है। हु देन वाज अ माइनर, उस टाइम पे छोटे थे और उसके अप्रूवल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और राजा आनंद चंद जो है वो उनको 1927 में ही राजा बना देते हैं। राजा विजय चंद खुद जो है वो बनारस चले जाते हैं और ही यूज्ड टू कॉल हिज सन आनंद चंद एज लाल जी। आपको ध्यान रखना है कि अपने बेटे को जो है लाल जी के नाम से ये पुकारते थे, ठीक है। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विजय चंद सपोर्टेड द ब्रिटिश। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम देखते हैं कि विजय चंद ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। इन रिटर्न ऑफ हिज सर्विसेज विजय चंद वाज डेकोरेटेड विद द टाइटल। ध्यान रखना नाइटहुड का टाइटल जो है वो विजय चंद को दे दिया गया था क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की सहायता की थी। और एंड द ऑनररी रैंक ऑफ मेजर का रैंक भी उनको मिला था, यानी कि मेजर विजय चंद। ये आपने ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इसके बाद उन्होंने एक फेमस रंग महल पैलेस भी बनाया था जो कि अब सबमर्ज हो चुका है गोविंद सागर लेक में एंड बिलासपुर इन 1900, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रंग महल जो है वो किसने बनाया था? ही वाज राजा विजय चंद। और 1900 में हम देखते हैं कि ये बनाया गया था और ये अब जो है सबमर्ज हो चुका है। और उनकी डेथ हो जाती है वाराणसी में 1931 में एट द एज ऑफ 59 ईयर्स। और नलवाड़ी मेला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नलवाड़ी मेला जो है वो बिलासपुर में स्टार्ट होता है 1889 में बाय डब्ल्यू गोल्डस्टीन। डब्ल्यू गोल्डस्टीन ब्रिटिश एजेंट है, पॉलिटिकल एजेंट। उनके टाइम पे ही डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा नलवाड़ी मेला 1889 में ये स्टार्ट कर दिया जाता है इनके टाइम पे, विजय चंद के टाइम पे, राइट। अब हम लास्ट राजा की तरफ बढ़ रहे हैं अपने। राजा आनंद चंद, लास्ट किंग ऑफ बिलासपुर, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, ध्यान रखना। 26 जनवरी 1913 में उनका जन्म होता है। ये जानना जरूरी नहीं है, बस ये देखना है आपने कि 1927 में ये गद्दी पे आते हैं और ही वाज लास्ट रूलर ऑफ बिलासपुर। ही वाज आल्सो गिवन द टाइटल ऑफ नाइटहुड। नाइटहुड का टाइटल इनको भी मिलता है, इनके विजय चंद और उनके बेटे आनंद चंद दोनों को नाइटहुड का टाइटल दिया जाता है। तो ही पास्ड एन एक्ट टू अबॉलिश बिगार। तो ये ध्यान रखना, बिगार सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए और साथ में चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश करने के लिए भी इन्होंने कानून निकाला था। उन्होंने नए रोड बनाने स्टार्ट कर दिए जो कि कैपिटल को, सुकेत की और मंडी की कैपिटल को भी वो कनेक्ट कर रहे थे। नए स्कूल्स उन्होंने बनाए, हेल्थ सेंटर्स उन्होंने बनाए। उन्होंने श्री गोपाल जी टेम्पल भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। ही वाज एजुकेटेड एट मायो कॉलेज ऑफ अजमेर, ठीक है। अजमेर के मायो कॉलेज में उनकी पढ़ाई हुई थी। उन्होंने ही मैरिड प्रिंसेस उमावती ऑफ जुब्बल, उनसे शादी की। बारात जो गांधी, बोला जाता है कि जब उन्होंने शादी की तो उस टाइम पे गांधी जी भी यहाँ पर 1931 में फर्स्ट टाइम वो शिमला आए थे और गांधी जी से उनकी बारात भी मिलती है। हु वाज ऑन हिज वे टू मीट वाइसरॉय लॉर्ड इरविन, ठीक है। ये गांधी इरविन पैक्ट के लिए आई थी। 1930 में भूमि सेटलमेंट अभियान, लैंड सेटलमेंट कैंपेन जिसको हम बोलते हैं, 1930 में ये कंडक्ट किया जाता है बिलासपुर में। इन द सेम ईयर डंडा मूवमेंट भी होता है। डंडा मूवमेंट आपको पता होगा बिलासपुर में काफी फेमस मूवमेंट है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ बिलासपुर ड्यूरिंग हिज रेन, जिसके बारे में
हम अभी आगे पढ़ेंगे प्रजामंडल मूवमेंट में, वैसे क्या होता है कि एक मेले में इकट्ठा होते हैं बहुत सारे लोग, तो जो सिपाही होते हैं ना वो लोगों को डंडे से मारते हैं, जिस वजह से डंडा मूवमेंट और भगदड़ मच जाती है और डंडा मूवमेंट इसका नाम पड़ जाता है। आनंद चंद महात्मा गांधी के बहुत बड़े डिसाइपल थे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है पहले भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी 1942 में इंट्रोड्यूस हिज स्टेट कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, तो उन्होंने इंटॉक्सिकेंट्स जैसे कि लिकर हो गया उससे बिल्कुल निजात कर दिया था, पूरे स्टेट में कहीं भी यूज नहीं होगी। ही पॉपुलराइज्ड खादी को पॉपुलराइज किया 1938 में। इलेक्टेड पंचायत वर पुट इनटू बीइंग, तो देखो पहली बार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या पंचायत राज एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया गया बिलासपुर में। बिलासपुर प्रजामंडल एस्टेब्लिश होता है 1945 में आफ्टर उदयपुर सेशन बाय दौलत राम, नरोत्तम दास, देवीराम उपाध्याय, इनके द्वारा जो है यहाँ पर बिलासपुर प्रजामंडल जो एस्टेब्लिश की जाती है उदयपुर सेशन के द्वारा, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। और ये 1946 में होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपने। स्वाधीन कहलूर पार्टी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्वाधीन कहलूर दल पार्टी बोला जाता है। ये एक्चुअली में राजा आनंद चंद की अपनी पार्टी थी, क्योंकि ये बिलासपुर किंगडम को हिमाचल में या इंडियन यूनियन में मर्ज नहीं करना चाहते थे, और उसके खिलाफ उन्होंने एक पार्टी बनाई थी कि भाई जो भी उनको सपोर्ट करेगा इस चीज में उसके लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, ठीक है। ये आनंद चंद ने बनाया था ताकि वो फ्रीडम मूवमेंट को सप्रेस कर सके, फ्रीडम मूवमेंट जिसमें कि वो लोग चाहते थे कि बिलासपुर को जो है इंडियन यूनियन में मिलाया जा सके। ही वाज ग्रेट ओरेटर, पार्लियामेंटेरियन एंड डिड मैनी सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, तो काफी अच्छे वक्ता थे, पार्लियामेंटेरियन थे। Unfortunately, during last year of his rule, when he saw power slipping away from him, he became desperate, तो काफी desperate हुए कि भाई उनको नहीं जाना है। He opposed the merger of बिलासपुर, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। बिलासपुर को मर्ज नहीं करना चाहते थे इंडिया में, एंड वाज इन फेवर ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में वो फेवर करते थे, बट लास्ट उनको साइन करना ही पड़ा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में, और फिर फाइनली ये इंडियन डोमिनियन में ऐड हो जाते हैं। बिलासपुर को पार्ट सी स्टेट बना दी जाता है 15 अगस्त 1948 को, ध्यान रखना। और 12 अक्टूबर 1948 में आनंद चंद को जो है फर्स्ट चीफ कमिश्नर बनाया जाता है न्यूली फाउंड पार्ट सी स्टेट का बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और फिर इसमें 1 अप्रैल 1949 तक ये इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर 2 अप्रैल 1949 को उन्होंने अपना जो चार्ज था ये श्रीचंद छाबड़ा को दे दिया, और सेकंड चीफ कमिश्नर बनते हैं टिल 3 नवंबर 1953 में। उसके बाद मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो है वो यहाँ के चीफ कमिश्नर बनते हैं, जो कि हम देखते हैं कि इनको हम जानते ही होंगे, मेजर जनरल हिम्मत सिंह ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल भी बन चुके हैं, ठीक है। टुक ओवर एडिशनल चार्ज ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर, ठीक है। 1 जुलाई 1954 काफी इंपॉर्टेंट डेट है, बिलासपुर जो है वो हिमाचल में मर्ज कर दिया जाता है एज 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। बिलासपुर इकलौता प्रिंसेस स्टेट है हिमाचल का जो कि इंडिया में मर्ज हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि हमने देखा भी था पीछे 1948 में, ठीक है। राजा आनंद चंद रिमेन्ड मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1947-48। अच्छा ध्यान रखना, आनंद चंद जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी रहते हैं 47 से लेकर के 48, उसके बाद फिर 77 से लेकर के 82 तक, ठीक है। मेंबर ऑफ लोकसभा भी ये बनते हैं, ठीक है। अनअपोज्ड रहते हैं 1952 से लेकर के 57 तक, ये क्वेश्चन एचएएस में आ चुका है ऑलरेडी, ध्यान रखना। एंड राज्यसभा के मेंबर भी बन चुके हैं 1957 में बन चुके हैं, उसके बाद फिर 1964 से 70 तक ये रह चुके हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए भी ये बन चुके हैं, तो हर एक चीज इनके पास आ चुकी है, ठीक है, ध्यान रखना आपने। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिर आपका 1963 में एक नेवल एनसीसी यूनिट जो है एस्टेब्लिश की जाती है बिलासपुर में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग इन रेवेन्यू सेटलमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉज इन गुड़गांव एंड ब्रिटिश पंजाब, ठीक है। अब हरियाणा में ये इन्होंने एक बुक लिखी है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है। और उनकी डेथ होती है फाइनली 1983 में, लंदन में होती है। उनके 6 बच्चे होते हैं, राजा कीर्ति चंद जो है उनको सक्सीड करते हैं 1983 में, और जिनकी डेथ हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली हुई है 2013 में चंडीगढ़ में, और 2013 में राजा शुभेंद्र चंद जो है वो बिलासपुर के भी राजा है करंटली, ठीक है। तो ये थी हमारी बिलासपुर के राजाओं की हिस्ट्री, जहां पर हमने देखा पूरे बिलासपुर के राजा स्टार्टिंग फ्रॉम राजा बिरचंद टू राजा आनंद चंद, और इसमें हमने कंप्लीटली हर एक सेगमेंट को कवर किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज थी, जिसमें बिलासपुर की हिस्ट्री को अभी हमने जस्ट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पार्ट जो बिलासपुर रहने वाला है, इसमें हम आपका इकोनॉमी ऑफ बिलासपुर करेंगे, इसके बाद फिर हम ज्योग्राफी ऑफ बिलासपुर करेंगे, ठीक है। तो आने वाले जो भी लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम बिलासपुर का फर्दर और स्टडी करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आपने प्लीज़ कमेंट डाउन करना है, और साथ में कोई भी अगर डाउट है तो आपने प्लीज़ वो भी कमेंट डाउन करके आपने मेंशन करना है, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी मैं उस डाउट को ज़रूर रिजॉल्व करूँगा, राइट। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।